और नीट 2024 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके आएंगे 688 आउट ऑफ 720, जो कि काफ़ी है एम्स की कैटेगरी के कॉलेजेस को हासिल करने के लिए। 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 38 आपके चैप्टर्स हैं, तो पर चैप्टर एक क्वेश्चन तो बनता ही है। एक अच्छी चीज़ थी हमारे कोचिंग में, मैम हमें डायरी दे देती थी स्टार्टिंग में, उसमें हम सारे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया था व्हाट्सएप पे, तो हमने जो पढ़ा ना, हमें लगा कि हमने नया पढ़ा तो हम ग्रुप पे डाल देते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि लाइक ये हमने पढ़ लिया कि औरों को नहीं बताना। नीट में 640 नंबर ला करके GDMC पहुंच चुकी है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। अभी तक वनडे इंटरनेशनल में कोई भी प्लेयर 200 रन नहीं बना पाया था काफ़ी दिनों तक। सईद अनवर ने 194 बनाया था, वो कई सालों तक चल रहा था। लेकिन जिस दिन सचिन ने 200 बना दिया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अब वनडे इंटरनेशनल में भी कई लोग 200 बना पाते हैं। अगर कोई बच्चा नीट क्रैक कर रहा है और कोई बच्चा नीट नहीं क्रैक कर रहा है, वो दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करा होगा, बट एक ने रिवीजन ज़्यादा करा होगा। जिसने रिवीजन ज़्यादा कर लिया उसने जंग जीत लिया है। 3 आवर्स बैठ के विद नो OMR हम लोग बैठते थे, मार्क करते थे, टाइम करते थे। नो एक्स्ट्रा टाइम शुड बी टेकन ऑन योर ओन साइड, बिकॉज ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं। हमारे पूरे प्रयास फिजिक्स क्लासेस के आज तक के हाईएस्ट आए हैं। जेई मेन में इसके परसेंटाइल आए हैं फिजिक्स में 99.86। हमारी जो कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी इस मामले में कि हम लोग इमोशनली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते। डब्बा फ़ोन होता है नोकिया वाला, मैं वो यूज़ करती थी थ्रू आउट द ईयर। हम 9 बजे आते थे, शाम को 6 बजे घर जाते थे। हम घर पे रहते ही नहीं थे क्योंकि हमें पता है हम घर पे नहीं पढ़ेंगे। ऑब्वियसली नीट का एग्जाम 2 से 5:30 ही होता है, ये उसकी टाइमिंग है। आपको पूरे साल ही दोपहर में नहीं सोना है, क्योंकि फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है कि उस टाइम पे आपको नींद ही आएगी। वैशाली हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स इसलिए भी थी बिकॉज वैशाली वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ अ फैमिली। वो सुबह यहाँ पढ़ने आती थी हमारे साथ एंड इन द इवनिंग शी यूज्ड टू वर्क। कृष्णा के जेई मेन 2024 में परसेंटाइल आया था 99.18। इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चार्ट्स बनाए, वो एग्जाम्पल्स बड़े बड़े लिखें, यू पेस्टेड ऑन योर कबर्ड्स और योर वॉल जो आप हर दिन देखते हैं। हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते थे। हमारे कभी कभी 2 पेपर बहुत अच्छे जाते थे, 1 पेपर बहुत नीचे जाता था, फिर 2 पेपर अच्छे जाते थे। तो इससे आपको डिस्करेज नहीं होना है। जेई शिफ्ट में एक केमिस्ट्री का सवाल था जो उनसे नहीं हुआ था, और फिर उन्होंने हमें, जब हम बाद में पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया, एंड दैट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे नीट पेपर में आया। पेरेंट्स को बहुत पेशेंट रहना है। ऑल आई आस्क एनी पेरेंट टू डू इज प्लीज बी पेशेंट, डू नॉट जज योर चाइल्ड। आप कंपेयर मत कीजिए। हर दिन को आप परफेक्ट बनाओ, नीट वाला दिन अपने आप परफेक्टली जाएगा। बट आई कैन से विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट एन आउंस ऑफ रिजर्वेशन, they were the best teachers that my children could have had. These are the best teachers for physics that you can find. Children, they had the best teachers, that's what all I can say. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साकेत बाजपेयी है और ये मेरी वाइफ अंकिता दत्ता। हम लोग मिल करके, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रयास फिजिक्स क्लासेस रन करते हैं और हमारा ये इंस्टीट्यूट 2020 से चल रहा है। और इस साल की विशेषता ये है कि ये जो 4 होनहार बच्चे हमारे पास, अलंकृता, वैशाली, जय और कृष्णा, तो इन लोगों के साथ सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इन लोगों ने जेई मेन 2024 में तो अच्छा किया ही किया, नीट 2024 में भी अमेजिंग इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है क्योंकि नीट के बच्चे होते हुए भी जेई मेन में इतना अच्छा करना ये बहुत कम लोगों के लिए केपेबल होता है। तो आई वुड लाइक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज 4 किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस जय। ये है जय चड्डा और इसकी खासियत ये है कि ये बच्चा तो अच्छा है ही, इसने जेई मेन 2024 में फिजिक्स का एग्ज़ाम में कितना लाया था, 98.87 परसेंटाइल। और नीट 2024 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके आएंगे 688 आउट ऑफ 720, जो कि काफ़ी है एम्स की कैटेगरी के कॉलेजेस को हासिल करने के लिए। तो इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो ये बताना है कि किस तरीके से इन्होंने पूरे साल भर तैयारी करी नीट और जेईई मेन जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए विथ फ्लाइंग कलर्स। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा इन्हें,
बहुत मुश्किलें भी थी, आई वोंट से कि सिर्फ मुश्किलें थी, अच्छे पल भी रहे ही होंगे जय, है ना। तो ये आपसे शेयर करेंगे और ये कोई भाषण नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पर आपको भी मौका मिलेगा अपने क्वेरीज को इनसे पूछने का। तो बिल्कुल आप समझिए घर जैसी बात है, ये आपको कुछ बातें बताएंगे, आप इनसे कुछ बातें पूछेंगे और इस तरीके से हमारा ये सेशन चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जय को, आ जाओ बेटा। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग यहाँ पे आए एंड हम कुछ टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे जो हमें लगता है कि अगर ये हमें मालूम होते बिफोर वी स्टार्ट प्रिपरेशन तो शायद हमें 1 वर्ष एक्स्ट्रा ना देना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि जो हमने गलतियाँ की या हमने जो बातें सीखी उनका एक निचोड़ आपको दें ताकि आपको वो मेहनत ना करनी पड़े। तो 2-4 बातें मैं करना चाहूँगा, कहीं आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे रोक सकते हैं प्लीज़। देखिए, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नीट और जिस लाइन की हम बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपका हर एक्शन लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बन जाता है। और न केवल ये, इवन द ईयर्स दैट यू प्रिपेयर बिकमिंग अ डॉक्टर, दे आर वेरी टैक्सिंग एंड वेरी टेस्टिंग। तो इसीलिए आप में से कोई ये मत सोचिएगा कि अगर मेरा प्लान बी जो है वो नीट है, क्योंकि एक प्लान बी के तौर पे आप इसे पूरी न तो वो डेडिकेशन दे सकते हैं, और यदि आपके मन में कहीं संकोच रहता है इस लाइन को लेके तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो वो संकोच हटा दें या आप कुछ और देखें, क्योंकि हर मोड़ पे आप डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आप खुद को कन्विंस करें कि ये लाइन मेरे लिए है। मैं आपको अगर मिसाल दूं, जैसे मेरा मोटिवेशन ये था कि एक आपका जो कोहॉर्ट है, जो आपका एसोसिएशन है, वो जब और डॉक्टर्स से होता है, आप और एजुकेटेड लोगों से मिलते हो, तो वो नेटवर्क जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करता है। एक मेरा मोटिवेशन ये था। 2-3 बातें और कि ये आपके पूरे यूथ का सैक्रिफाइस मांगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 होती है। मैं अगर अपने फादर की बात करूं, सम ऑफ हिज बेस्ट मेमोरीज आर फ्रॉम कॉलेज, एंड मेडिकल कॉलेज में बहुत खुराफात भी होती है, ऑफ कोर्स पढ़ाई भी होती है। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड आप अगर ये देखें कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो न केवल उसका ये डिस्टिंक्शन रहता है कि वहाँ पे आप सिर्फ मेरिट से घुस सकते हैं, बल्कि उसका एक इस्टेब्लिश नेम रहता है, उसका एक इस्टेब्लिश एल्यूमनाई नेटवर्क रहता है। और देखिए, एक सरकारी कॉलेज में क्या है, अ गवर्नमेंट कॉलेज कैन गिव यू अ वेरी गुड एंड अ वेरी मेरिटोरियस कंपनी। उस कंपनी में आप ये देखेंगे कि न केवल आप एक अच्छा दृष्टिकोण मिलेगा आपको, बल्कि जब आप किसी भी और टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कई एक स्पेशलिटी होती है, पीजी होती है, एक सुपर स्पेशलिटी होती है, कहाँ आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, कहाँ आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसका आपको एक नज़रिया मिलता है जो आपको जो मेरा मानना है अक्सर प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिल पाता। क्योंकि क्या होता है, जब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब डॉक्टर बनेंगे, बल्कि लेकिन अगर वो स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा क्योंकि उनका ईजियर होता है तो हम बच्चों को आसानी से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। और आप ये सोचिए कि यूथ आपका जो है वो मीडियोक्रिटी में ना कटे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप यू नो इफ़ यू sort of ट्राई टू ब्रांच आउट, मेक अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसका आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है। देखिए, पहला कदम जो है प्रिपरेशन का, दैट इज़ टू एब्सोल्युटली सरेंडर टू द प्रोसेस। अब क्या होता है, मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। आप अगर पूरे ये सोचते रहें बीच में बार बार कि यार यही तो लाइन नहीं है, सिर्फ और भी लाइनें हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हाँ जी हैं बिल्कुल, बट बिफोर यू स्टेप इनटू दिस आप ये थॉट्स त्याग दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ सर मैम दोनों स्टेज पे हैं। सर तो खैर खुद ही वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स से he has completed his BTech, and ma'am has been instrumental in let a lot of children qualify for government medical colleges. ये अपना प्रोसेस जानते हैं, तो अब because they are professionals, it is important for all of us to trust them. किसी भी मोड़ पे आप ये मत सोचिए कि इनको हम ये पार्ट सिखा दें, क्योंकि इनको आता है वो पार्ट और वो लगातार 7-10 साल वो प्रूव भी कर चुके हैं। तो पहला स्टेप सरेंडरिंग टू द प्रोसेस होगा
कि आप एक तो सवाल की रिस्पेक्ट करें, अगर सवाल दिया है तो सवाल बनेगा, दैट इज़ अ गिवन. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्वेश्चन, रिस्पेक्ट द कॉन्टेक्स्ट एंड रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर सर्टन ड्यूटीज़ दैट जो सबके प्रति होती हैं. आपका अपने बैचमेट्स के प्रति जो यहाँ पे होंगे उनसे ये ड्यूटी रहेगी कि आप एक तो कोऑपरेटिव रहें, सबकी मदद करें, बिकॉज यू नो वट एवर यू ऑफ़र उसका डबल या ट्रिपल आपको वापस मिलेगा. मेरा कोहॉर्ट बहुत अच्छा था. मेरा जितना ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा ये एडवांटेज ज़रूर था दैट हम लोग डिस्कस सब कुछ करते थे और हमको हर व्यक्ति से उस चैप्टर के या उस टॉपिक के बहुत वैल्यूबल इनपुट मिलते थे जो शायद हमें अकेले पढ़ने में न मिलते. तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सबके प्रति अपनी ड्यूटी निभाएं. एक ड्यूटी आपकी ये और भी है कि जो टीचर और स्टूडेंट है उसका भी एक सिनर्जिस्टिक एक ड्यूटी होती है. वो ये है कि सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारी शाम को क्लासेस चलती थी पैरेलल क्लास 12th के सिलेबस की. तो उसके डाउट सेशंस यूज्ड टू बी एट 6 or 5 in the morning on Sundays. तो यदि आपका टीचर इज़ रेडी टू टेक दोज डाउट सेशंस एट 6 in the morning, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप 5:45 क्लास के लिए रेडी हों. और क्लास की रेडी की मैं ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि हालांकि इस साल तो हमने आई थिंक ऑनलाइन का ऑप्शन हटा दिया है. ऑनलाइन क्या होता है ना, यू आर मोर अकाउंटेबल योर सेल्फ ऑनलाइन, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है क्योंकि आप लोग सब ऑनलाइन स्कूल भी कर चुके हैं, मैंने भी किया था. तो मैं ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि टॉपिक उसमें क्या है, फटाफट गुजर जाते हैं ना. डाउट पूछने का आपको वो मिलता है क्योंकि एक वो फ्राइट भी रहता है कि सिर्फ मैं माइक खोलूँगा तो सब मुझे ही सुन रहे होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो ना हो. दूसरी बात ये कि आप जब ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो एक टीचर आपके एक्सप्रेशंस और आपके टेम्परामेंट से बता सकता है कि आपको वो टॉपिक समझ ठीक से आया नहीं आया. वो बात जो है ऑनलाइन में छूट जाती है. ऐसा ना हो, इसलिए हालांकि ऑनलाइन तो नहीं है इस साल, पर आप कोशिश करें कि कोई क्लास मिस ना हो और ख़ासकर कोई टेस्ट तो बिल्कुल भी मिस ना हो. तो ये 2-3 बातें मैं कवर करना चाहता था. तो नेक्स्ट अप इज़ वैशाली. वैशाली के बारे में मैं आपको बता दूं, नीट 2024 में हमारे यहाँ से जिसका हाईएस्ट आ रहा है वो वैशाली ही है और उसके मार्क्स आ रहे हैं 689 आउट ऑफ 720. तो बहुत अमेजिंग स्टफ है ये एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वैशाली. मैं आपको इम्पॉर्टेंस बताऊंगी तो एज अ नीट स्टूडेंट फ़िज़िक्स हम सब की बहुत ही बेकार होती है और हमें डर भी लगता है कि लाइक उसमें मैथ्स आएगी, और हम बायो के बच्चे हैं तो हमें मैथ्स आती ही नहीं है, हम ऐसा सोच के ही चलते हैं. तो फिज़िक्स में बेसिकली हमें बेसिक मैथ्स ही चाहिए होती है जो हमारे टीचर्स हमें इजीली कवर करा देते हैं. मैंने खुद ज़ीरो से स्टार्ट किया है. मतलब मैं जब मैम के पास गई थी तो मैंने मैम को यही बोला था कि मैम मुझे फ़िज़िक्स में ज़ीरो हूँ मैं, मुझे नहीं आता. मैम ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ. तो मेरा फ़िज़िक्स में 160 के अप्रॉक्स स्कोर बन रहा है इस बारी आउट ऑफ 180. तो मेरे हिसाब से हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा करा दिया कि लाइक फ़िज़िक्स अगर ज़ीरो से मैं 160 लेके आ पा रही हूँ. अगर नीट में जो फ़िज़िक्स आती है वो एक सरफेस लेवल पे ही पूछता है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा डीपली होता है. नीट का जो सिलेबस है आप उसमें ना कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते. लाइक 45 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 38 आपके चैप्टर्स हैं, तो पर चैप्टर एक क्वेश्चन तो बनता ही है और वो लोग वो देते भी हैं. हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही है. बाकी NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब इट इज़ मोर देन इनफ फॉर बायोलॉजी. NCERT बहुत इनफ है. मैंने NCERT के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा. जैसे मॉड्यूल्स होते हैं आकाश, एलन एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो आउट ऑफ NCERT और आपसे नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपसे NCERT का कोई क्वेश्चन ना छूटे, आप ये ट्राई करो. NCERT से अगर लाइन आई है, इवन उसके इस बारी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमें डायग्राम बेस दिए गए थे. जनरली नहीं आता है NCERT में डायग्राम, बहुत जल्दी से नहीं दिया जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट इस बारी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने ना डायग्राम ही दे दिया था NCERT का और मार्क करके दे दिया, बताओ ये क्या है. तो यू हैव टू लुक अबाउट इट कि
आप डायग्राम भी सही से देखो, और इवन डायग्राम के नीचे भी बहुत छोटी छोटी सी लाइंस लिखी होती हैं, उससे भी नीट में क्वेश्चन आया है जो हम नहीं पढ़ते या हम इग्नोर कर देते हैं। थर्ड थिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की बात करूँ तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने खुद लास्ट में एक महीने में 30 डेज़ हैं, लेकिन हमने अप्रॉक्स 40 टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस। एक दिन में 2-2 भी दिए हैं, मतलब 3.5 घंटे का एक टेस्ट, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके हमने वापस से 3.5 घंटे का एक और टेस्ट दिया। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप टेस्ट को एनालाइज़ कर लो। अगर आप टेस्ट एनालाइज़ नहीं कर रहे हो और टेस्ट दिए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको एनालाइज़ करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या थी। टेस्ट दे दिया, ठीक है, हमारी आंखों से क्वेश्चन निकल गया, लेकिन अगर आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप दोबारा से गलती करोगे, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपने टेस्ट दिया था और नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आता है और आपने देखा कि हाँ कि ये क्वेश्चन आ गया है, लास्ट टेस्ट में भी था लेकिन मैंने आंसर नहीं देखा, या मुझे आंसर शायद याद होता, तो बहुत रिग्रेट होता है। और हुआ भी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट थे जो एनालाइज किए नहीं थे। तो एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, हमारे जो टेस्ट थे वीकली होते थे, मतलब हर संडे हमारा टेस्ट होता था फिज़िक्स का। जितना हफ्ते भर पढ़ा एक टेस्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा है या ख़त्म हुआ है जस्ट एक टेस्ट उसका, तो दो टेस्ट रहते थे। एक चीज़ आप क्लियर करो कि अगर आपका संडे टेस्ट है किसी भी कोचिंग से, अगर आपका संडे टेस्ट है तो सैटरडे तक आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए जिस चीज़ का टेस्ट है। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो। टीचर ऑफ कोर्स पूछेगा, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी खुद से बनती है। अगर आप नहीं पूछोगे तो टीचर को भी नहीं पता चलेगा ना कि आपका डाउट क्या है। तो आपको ये डाउट क्लियर करना कि संडे से पहले आपका डाउट्स क्लियर हो, मतलब, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सेकेंड, वो टेस्ट को एनालाइज भी करना है। बाकी NCERT अब केमिस्ट्री के लिए भी मोर देन इनफ है, मैं ये बोलूँगी। बच्चों को होता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जनरली टीचर्स केमिस्ट्री के नहीं कराते हैं, ऑर्गेनिक कराते हैं, नोट्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक भी बहुत लंबा चला जाता है, पूरी कॉपी भर गई, फिर भी लास्ट में बच्चे को लगता है कि हमें ऑर्गेनिक नहीं आती। तो ऑर्गेनिक के लिए आई एम सेइंग कि NCERT, उसकी हर एक रिएक्शन, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में आएगा ही नहीं। मतलब इस बारी असर्शन रीज़न भी थे अगर केमिस्ट्री में, तो वो NCERT की ही लाइन्स थी और हमें वो इतने ईजी लग रहे थे कि मतलब हमने सिर्फ NCERT पढ़ी थी। लास्ट में हम बिल्कुल NCERT पे उतर गए। जनवरी से हम NCERT पे ही उतर गए थे। जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, हमने 4 महीने NCERT पढ़ी और 4 बारी पढ़ी है, पता नहीं मतलब कितनी बारी पढ़ी है। सेकेंड थिंग, हमारे जो डाउट्स आते थे, जनरली आप लोगों को भी जो भी डाउट आएंगे तो आपको आलस नहीं करना है कि मुझे ये जाके देखना पड़ेगा कि ये डाउट कहाँ था। इसलिए आप नोट्स थोड़ा अच्छे से बनाएं। नोट्स लड़कों को लगता है ना कि डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ नहीं करने चाहिए एंड ऑल, ये सब कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। यू कैन यूज़, क्योंकि जब आपके नोट्स अट्रैक्टिव होंगे ना तभी आप उसको दोबारा जाके पढ़ोगे, अदरवाइज़ कोई नहीं पढ़ता नोट्स। आपने बना दी, एक बारी छोड़ दिए, हो गया, यू आर लाइक कि चैप्टर डन। तो ऐसा नहीं है, उसको आप कलरफुल बनाओ। हम लोग हाइलाइटर्स यूज़ करते थे और मेनली मैम हमें बोलती थी कि स्टिकी नोट्स यूज़ करो जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगाओ, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट से एक दिन पहले आप वो चीज़ रिवाइज़ कर लो। आप पूरे नोट्स रिवाइज़ करने नहीं बैठ सकते और नीट से एक दिन पहले आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू एन्जॉय, ठीक है। मतलब एक दिन पहले आप सोचो मैं ये सब कुछ पढ़ लूँ, नहीं पढ़ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपने पूरे साल भर पढ़ा है। हम भी एक दिन पहले एंजॉय कर रहे थे, मतलब हमें खुद नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें। हम पूरे दिन खाली थे, हम मूवीज़ देख रहे थे। तो एक दिन पहले नहीं पढ़ना होता क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत की है। एक चीज़ और थी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करो। मतलब एक चैप्टर अगर आपका ख़त्म हो गया, आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, सब कुछ ऐसे अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आप प्रिपेयर तो उस डे के लिए कर रहे हो ना, उससे 4 दिन पहले आप क्या करोगे आप वो देखो ना। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। एक अच्छी चीज़ थी हमारे कोचिंग में, मैम हमें डायरी दे देती थी स्टार्टिंग में। एक हमारे कोचिंग की एक डायरी है, उसमें मैम ने जैसे कोई भी चैप्टर करा रही है, उस बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें पता ही होना चाहिए कि ये हमें याद करना ही करना है, तो वो एक डायरी होती थी। उसमें हम सारे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। उसने बहुत हेल्प की है। मैंने नीट से 1-2 दिन पहले भी सिर्फ डायरी ही पढ़ी है फिज़िक्स के लिए, और कुछ नहीं पढ़ा। डायरी में मेरे सब कुछ, तो मतलब हर चैप्टर 2 से 3 पेज में ख़त्म था।
और उसके बाहर सच में कुछ नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे फिज़िक्स में जो डायरेक्ट लाइक डायरी से उठ के ही आए हैं। मैंने ये लाइन लिखी है, डिट्टो वही लाइन आई है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरा अपने नोट्स जो मैं बोल रही थी वही कि नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। हम लोग नहीं बनाते हैं नोट्स, कुछ तो होते हैं जो बनाते ही नहीं है कि लाइक ज़रूरत ही नहीं है। बायो के लिए आपको सच में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से देख रहे हो और बना रहे हो, नहीं ज़रूरत है। एनसीईआरटी लो, अगर आप किसी का लेक्चर भी ले रहे हो, यूट्यूब इज़ इनफ। हमने बायो की कहीं कोचिंग नहीं ली, हम चारों ने कहीं कोचिंग नहीं ली बायो की। हम लोग सेल्फ स्टडी से हमने बायो की है एंड हमारा बहुत अच्छा था कि हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे। कोई भी टेस्ट या हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था, हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया था व्हाट्सएप पे। तो हमने जो पढ़ा ना, हमें लगा कि हमने नया पढ़ा तो हम ग्रुप पे डाल देते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि लाइक ये हमने पढ़ लिया कि औरों को नहीं बताना। तो ऐसे ना नहीं होता कि नहीं बताना। ग्रुप शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। आप बताओगे तभी सामने वाला भी आपको बिना उसके जज करेगा ना, लाइक वो भी आपको सब कुछ बताएगा। तो आप बताओ, मतलब शेयर करो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अकेले रख के कुछ नहीं मिलता। तो बस इतना ही। आपको अब तक मैंने 2 स्टूडेंट से तो मिलवा दिया है, अब थोड़ी सी इंटरेक्शन आप लोग की अंकिता मैम से भी हो जाए, क्योंकि अंकिता मैम मेनली वही मेंटर हैं जिन्होंने इन चारों को बनाया है। ये लोग मेरे से भी पढ़े हैं, लेकिन अगर मेंटर कहा जाए तो इन चारों की मेंटर अंकिता मैम ही हैं। तो अंकिता मैम ने इन लोग को नीट की तैयारी तो कराई, बट इस केपेबल बना दिया कि जेई मेन के एग्जाम में, जैसे मुझे याद है कि इन तीनों को, मतलब वैशाली ने नहीं दिया था किसी कारणवश, लेकिन इन तीनों को शुरुआत में ऑब्वियसली ऐसा लगता था कि जो नीट की तैयारी करते हैं ना, दे आर इनफीरियर। जैसा आप लोगों को भी हो सकता है लगता हो कि जेई वाले बच्चे तो कुछ अलग ही होते हैं, नीट वाले बच्चे तो थोड़े फिजिक्स में इन्फीरियर होते हैं क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आता, ऐसी भावना होती है। बट इन तीनों को हम लोगों ने जेई में दिलवाया और इन्होंने पता है किसको फॉलो किया था। यहाँ बैठी है नव्या का मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, बेटा एक बार खड़े हो जाना। अभी आप लोग इनका इंट्रोडक्शन सुनते ही ताली बजा देंगे। ये दून मेडिकल कॉलेज में राइट नाउ पढ़ रही है। शी इज़ इन फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर ही ये हमारे यहाँ से नीट में 640 नंबर ला करके जीडीएमसी पहुँच चुकी है, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। और इसने ही ये सिलसिला हमारे यहाँ शुरू किया था। जेई मेन हमने इसे भी देने को कहा और शुरू में तो बच्चे घबराते हैं, लेकिन इसने ये सिलसिले को शुरू किया और इसके जेई मेन में फिजिक्स में परसेंटाइल आ गई थी 98.6। तो इसके एग्जाम्पल को देख करके इन तीनों में थोड़ी हिम्मत आई कि दिस इज पॉसिबल। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी तक वनडे इंटरनेशनल में कोई भी प्लेयर 200 रन नहीं बना पाया था काफ़ी दिनों तक। सईद अनवर ने 194 बनाया था, वो कई सालों तक चल रहा था। लेकिन जिस दिन सचिन ने 200 बना दिया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अब वनडे इंटरनेशनल में भी कई लोग 200 बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो शुरुआत नव्या ने किया। ठीक है, तो अब मैं देता हूँ माइक अंकिता मैम को। ये सचमुच में बहुत ऐसी बातें आपको बताने वाली हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स इनके नोट ज़रूर करना। हेलो एवरीवन। सो मेरा सबसे पहला चीज़ तो यही रहेगा कि आप लोगों को हर एक बात टीचर का मानना तो है ही। इसके अलावा जैसे नोट्स का इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपको मिनिमम जो है 3 कलर का पेन्स रखना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, है ना। टॉपिक एक अलग कलर से लिखा, फिर उसका आगे का नोट्स अलग तरीके से, मतलब अलग कलर के पेन से लिखा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आपके पास इवेंचुअली ये टाइम नहीं रहेगा कि नोट्स आप गो थ्रू करेंगे लाइन बाय लाइन। यू वोंट हैव दैट टाइम। आपको अपना फोकस ड्रॉ करना है, वो काम आपका कलर्ड पेन या फिर हाइलाइटर करता है। यू हैव टू सेव योर टाइम। आपका एक एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पास इवेंचुअली टाइम नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। बहुत बार ये होगा कि अगर हम आपको कोई टॉपिक बोल रहे हैं कि बताओ कि कहाँ लिखा है, ढूंढते रहते लेकिन नहीं मिलता है ना उस टाइम पर, करेक्ट। सो जब आप कोई चीज़ भूलोगे तब आपको अगेन कहाँ जाओगे, आप अपने नोट्स के पास जाओगे। लेकिन नोट्स में जब आप देखोगे कि मिल ही नहीं रहा है, तब आप रिविज़न बंद कर दिए। जिस दिन आपने रिविज़न बंद कर दिया उस दिन आप सोच सकते हैं कि आप पीछे चले जा रहे हो रैंक वाइज। अगर कोई बच्चा नीट क्रैक कर रहा है और कोई बच्चा नीट नहीं क्रैक कर रहा है,
वो दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करा होगा, बट एक ने रिवीजन ज़्यादा करा होगा। जिसने रिवीजन ज़्यादा कर लिया उसने जंग जीत लिया है। सो जितना आप सीख रहे हैं उसको रिटेन करना इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एंड उसके लिए आपका नोट्स अप्रोचेबल बनना ज़रूरी है ना। जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं आपका सबसे पहला प्रेफरेंस क्या रहता है कि वो टीचर अप्रोचेबल रहे। आपको डाउट आता है आप उस टीचर को अप्रोच करके उनसे पूछ सकते हैं। आप लोग यही देखते हो ना, पर्सनली जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वहाँ पर आपका टीचर काइंड ऑफ, आप मान लो कि नोट्स है, आपका नोट्स अप्रोचेबल होना पड़ेगा, उसको आपको अप्रोचेबल बनाना है, जिसके वजह से हम लोग एम्फेसिस करते हैं कि आप अपना नोट्स अच्छा बनाएं, नीट एंड क्लीन बनाएं, अलग अलग के पेपर कलर्स यूज़ करें, फिर फ्लैग्स यूज़ करें। तो ये सारे चीज़ों पे बिना ज़्यादा सोचे कि हमारे को एस्थेटिकली सुंदर बनवाने का हमारा पर्पस है ही नहीं, इट्स जस्ट कि आपका नोट्स अप्रोचेबल बने, है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ही आपका नोट्स अप्रोचेबल बनेगा आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन से पॉइंट्स है, आप तुरंत उसको रेफ़र करोगे और रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ कर लिया मतलब अगेन आप स्टेप अप कर गए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस, रिविज़न का इम्पोर्टेंस आपका होना ही चाहिए। रिविज़न आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते में टीचर ने पढ़ा दिया आपको, एक तो होना चाहिए जिस दिन आपको जो पढ़ाया गया है द वेरी सेम डे यू हैव टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑल बाय योर सेल्फ, है ना, बिना देखे आपसे वो सॉल्व होना चाहिए जो आपको क्लास में सिखाया गया है। उसके बाद जा कर के आपको होम असाइनमेंट करना है, जो भी आपका होम असाइनमेंट एक्टिव होता है। तो एक रिवीजन आपका हो गया, जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन आपने रिवाइज़ कर लिया। नेक्स्ट आपका रिवीजन होना चाहिए वीकेंड, सैटरडे संडे को आपको अगेन पूरे वीक में जो रिवाइज पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज़ करना चाहिए। सेकेंड रिवीजन हो गया। इसके बाद आता है आपका मंथ एंड। मंथ एंड जैसे ही 25th हिट कर गया आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अब मुझे वापस से प्लान आउट करना है कि जो चल रहा है क्लास में वो तो करना ही है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके अगेन आपको क्या करना है, पूरे मंथ में जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन। मिनिमम ये 3 रिवीजन का कोटिंग होना चाहिए। जब आप रिवाइज़ कर लेंगे उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूलेंगे नहीं, बट ये ज़रूर होगा कि अगर आप भूल रहे हल्का सा भी अगर आप देख लेंगे वो तुरंत रिवाइव हो जाएगा। बट ये 3 साइकिल ऑफ रिविजन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसका एक ही सोल्यूशन है रिविजन। ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को डायरी मिलता है जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वो आपका डेली, इन सारे बच्चों को हम लोगों ने बोल दिया था फिज़िक्स उठा रहे हैं मतलब यू हैव टू फर्स्ट डिवोट 10 to 15 टाइम्स डायरी को। डायरी में क्या रहता है, छोटे इतने शॉर्ट में वो नोट्स रहते हैं कि आप हमेशा एक बड़े चंक ऑफ सिलेबस से हमेशा आप टच में रह रहे हो, है ना। यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट एनी ऑफ द टॉपिक। तो उसके लिए क्रिस्प नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली, इन लोगों का लगभग मुझे लगता है कि पूरे वीक में जब आप रिवीजन करते रहते हो ना आपका स्पीड भी बढ़ता रहता है। तो पूरे एक वीक में आपका अगर 2 बार डायरी रिवाइज हो जा रहा है, आप ये समझो कि एक तो जो मैंने रिवीजन साइकिल बताया वो तो हो ही रहा है, प्लस 2 बार आप पूरे कंटेंट से आप टच में हो, है ना। तो ये सारे छोटे छोटी चीज़ें रहती हैं जिसके वजह से आप भूलते नहीं हैं चीज़ें। तो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड राइट फ्रॉम डे 1। डे लास्ट को आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर ये सोच रहे कि पूरा सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं शॉर्ट नोट्स जब बनाऊंगा तब एक और रिवीजन होगा, ये स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं बैठेगा। आपको डे 1 से प्लानिंग करना है। एंड इन सारे बच्चों का मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो करा है। दे वर द बेस्ट फॉलोअर्स। जो मैंने बोला वो हो जाता था। कभी मेरे पास ये नहीं आया कि हमारा मैम मेरे को केमिस्ट्री का टेस्ट देना था तो इसलिए आज फिज़िक्स नहीं हो पाया, बायो का टेस्ट देना था तो आज फिज़िक्स नहीं हो पाया। इस तरीके का कभी कोई बहाना नहीं आया। या आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया है यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर दैट। अगर आप रेडी नहीं हैं अब सैक्रिफाइसेस देने के लिए अपने सपने के लिए, तो किसी और को आप क्या कन्विंस करेंगे? आप किसी और को और कुछ करने के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई कैसे काम करेगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट जोन, राइट। तो एवरीथिंग इज़ विद इन योर एफर्ट जोन। एफर्ट जोन का अगर मैं बात करूँ आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप
कंफर्ट जोन में रह करके अगर अचीव करना चाहेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो बस यही है, मैंने इन लोगों को भी बोला था कि जिगरा चाहिए रहता है। नीट जेई अगर ये सब क्रैक करना है तो सबसे पहले मेंटली रेडी होकर के आइए कि बहुत मेहनत करना, और वो आप कर लेंगे। दैट्स इट। तो बिफोर इनको हम लोग थोड़ा मौका दे बोलने का, बीच में एक छोटा सा सेशन रखते हैं आई थिंक क्वेश्चंस का। तो शुरुआत मैं करता हूँ एक छोटे से क्वेश्चन से, आपको भी थोड़ा उससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। थे नीट की, लेकिन जब जेईई मेन का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे तो क्या नर्वस थे? प्लस दूसरी चीज़ कि जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो तुम्हें क्या फ़र्क लगा जेईई मेन के फिज़िक्स में और नीट के फिज़िक्स में? और साथ ही साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल इसी से कि क्या तुम्हारा फोबिया फिजिक्स का खत्म हुआ पहले जेईई मेन को देने की वजह से? ओवर टू यू जय। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को ये मौका मिलता है, सबको जेईई मेन ज़रूर देना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज आपको निकालना है, बल्कि आपके दिमाग में एक मेंटली नीट और जेईई का जो डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि एनटीए दोनों पेपर बनाता है, एनटीए ने जब खुद उनका लेवल लगभग बराबर कर दिया है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको ऐसा ना सोचें कि जेईई बहुत हाई लेवल का आता है। मेंस, जी हाँ, मैं मानता हूँ एडवांस्ड अभी भी बहुत मुश्किल पेपर है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर्स जो हमारी कंट्री में कंडक्ट होते हैं। लेकिन जेईई मेंस का ये एडवांटेज रहता है कि ज़रूर मैं जेईई 1 से पहले तो नर्वस था ही, लेकिन उससे हेल्प ये हुआ कि क्योंकि मैं 2 सेशन होते हैं जेईई के, एक जनवरी में एक अप्रैल में, नीट वाले दिन मुझे कोई वो फोबिया नहीं था एक फ़ॉरेन एग्ज़ाम सेंटर जाने का, सिक्योरिटी चेक इन में प्रोसेस होने का, वहाँ पे सीट होने का, एट्सेट्रा, वो फोबिया ख़त्म हो जाता है। मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठने की, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होता है जेईई में, तो उसमें आप अपने आंसर सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हैं। नीट में आपको जो है ये लग्जरी नहीं मिलती है। तो नीट में आप जब अपना आंसर मार्क करते हो OMR में, तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 बार वो सवाल 2 अलग पेपर साइकिल्स में उसी एग्ज़ाम के दौरान करें और श्योर हों कि मैं ये आंसर अब मार्क कर लूँ, क्योंकि उसमें आप अपना आंसर जो है फाइनल चेंज नहीं कर सकते। तीसरी बात, क्योंकि देखिए जेईई भी एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो जब आप एक ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम से ऑलरेडी गुजर के आते हैं ना 2 बार, तो नीट वाले दिन आपको वो स्टिग्मा या वो फोबिया फेस करना नहीं पड़ता। मेन जो जंग है, मैं आपको बताऊं, 690 से 720 का जो बच्चा है उसमें कैलिबर का कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो 690 वाले को ज़्यादा आती हों टॉपिक की, सब्जेक्ट की, लेकिन उस दिन आपका नर्व किस तरह कंट्रोल होता है, आप उस सिचुएशन से खुद को कितना अडेप्ट कर पाते हैं, फेमिलियराइज कर पाते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप एक उसका रियल लाइफ सिमुलेशन एक बार अटैम्प्ट करें, 2 बार अटैम्प्ट करें। हमारा ये भी रहता था कि जब हमने खुद भी सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दिए, जो वैशाली ने बताया 40 टेस्ट के आसपास, उसका हमारा ये रहता था कि हम प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के विद नो OMR हम लोग बैठते थे, मार्क करते थे, टाइम करते थे। नो एक्स्ट्रा टाइम शुड बी टेकन ऑन योर ओन साइड, बिकॉज ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं। तो एक तो जेईई का जो है आप फोबिया अपने दिमाग से हटा दें फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप मैथ्स भले छोड़ के आ जाइए, खुद को पेपर के समय टाइम ज़रूर कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि सवालों का लेवल है वो बहुत, मतलब उनमें नेग्लिजिबल डिफरेंस है। जो सवाल नीट वाले से बनते हैं वो जेईई वाले से बनते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है आप विभाजन दिमाग से मिटा दें और एज अ प्रैक्टिस ज़रूर अटैम्प्ट करें। उससे न केवल आपका मोरल हाई होगा, बल्कि क्योंकि एक फुल सिलेबस का एक पेपर जब आप देते हैं तो आपको अपने होल्स, यू गेट टू नो कि आपके कॉन्सेप्ट में होल्स कहाँ हैं या चैप्टर कौन सा वीक है। और देखिए, आप केवल एक एक्सटेंट तक थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाता है बार बार वही चीज़ पढ़ना। लेकिन उसमें आपको कहाँ दिक्कत फेस हो रही है वो सिर्फ टेस्ट के सवाल बता सकते हैं आपको। तो जेईई मेन उसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह मानिए और दीजिए ज़रूर। बाकी आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू जय। तो अब आई होप कि आप लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ सवाल आने लगे होंगे। तो अगर किसी के मन में कोई सवाल आया है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको माइक दिलवा दूँगा।
आप में से कोई कुछ फिलहाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके अरीबा, थैंक यू जय। तो अब आई होप कि आप लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ सवाल आने लगे होंगे। तो अगर किसी के मन में कोई सवाल आया है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको माइक दिलवा दूंगा। आप में से कोई कुछ फिलहाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? So my question is that my mother is here with me today. So she is my biggest supporter. So what is the role of a parent in the preparation of her child in this, the environment at home, everything, the mental breakdowns? हाँ या श्योर। आप देखिए, बच्चों को तो पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स का पेशेंस साधना उतना ही ज़रूरी है, इफ़ नॉट मोर। आप देखिए, ये जो प्रिपरेशन के फेज़ होते हैं, ये एक बच्चे को बहुत ही फ्रैजाइल और वल्नरेबल बना देते हैं। इस समय पर एक पेरेंट का रोल मैं देखिए नहीं सिखा सकता हूँ आपको एग्जैक्टली, मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप भी पेशेंट रहिए, इस सेंस में कि आउटपुट जो है वो इवेंचुअली आता है, वो एक अक्यूमुलेशन ऑफ आपकी एक्टिविटीज़ का होता है। आप इमीडिएटली सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप संडे को टेस्ट देने जा रहे हैं और आपने उस हफ्ते वो चैप्टर पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपके 100 में से 100 आएंगे। इस बात से जो आप खुद को कन्विंस कर लेंगे, और आप घर में भी ये कहिएगा कि मैंने टॉपिक की मास्टरी नहीं की है अभी। हम एंड डे तक हमारे तरफ से जो सबसे बेसिक चैप्टर्स हैं उनको हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स के सवाल हम करते रहते थे, एंड यूज्ड टू कीप रिवाइजिंग एंड गेटिंग टू नो न्यू कॉन्सेप्ट्स। उससे क्या होता है कि till the end those concepts keep getting polished and आप immediately उसको expect नहीं कर सकते हैं कि 100 में से 100 आपके आ जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स अभी आए हैं, मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा that I could not have asked for parents who were more patient and more supportive, to the extent that कई बार वो इतने patient होते थे कि मैं I used to get overwhelmed and sort of feel that they're probably a little too disappointed. But it is to their credit that they were very patient with me till the last day, and that is your duty towards your ward. तो ये बात बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, एंड इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू। तो अब समय आ गया है कि थोड़ी बात अलंकृता से भी सुनी जाए। अलंकृता हमें बताएंगी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में। अलंकृता हमारी बहुत ही होनहार बच्ची है। इसने जेई मेन में इसके परसेंटाइल हमारे पूरे प्रयास फिजिक्स क्लासेस के आज तक के हाईएस्ट आए हैं। जेई मेन में नीट 2024 में तो अच्छा किया ही इसने, जेई मेन में इसके परसेंटाइल आए हैं फिजिक्स में 99.86। लेकिन ये रुकी नहीं, उसके बाद जो नीट 2024 हुआ उसमें इसके आ रहे हैं 671 आउट ऑफ 720, और हमें पूरी उम्मीद है कि एम्स इसका इंतजार कर रहा है। ओवर टू यू अलंकृता। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा फेस मैं करती थी अपनी जर्नी में, वो है स्ट्रेस और इमोशनल सपोर्ट। तो एक्चुअली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट है या कोई भी और एग्ज़ाम हो, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई के बारे में हमें सब जगह से पता चल जाता है, सब हमें बताते हैं ऐसा पढ़ना है, ये मटेरियल फॉलो करना है, बट आपकी इमोशनल वेलबींग को भी आपको सही जगह पर रखना है। मेरा जो ग्रुप था, हमारी जो कंपनी थी, वो बहुत अच्छी थी इस मामले में कि हम लोग इमोशनली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत ज़्यादा ऑफन ऐसा होता है ना कि आपको कंटिन्यूसली एक ही चीज़ करनी है, आपको पढ़ते रहना है, टेस्ट देने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पढ़ना ही है बेसिकली। तो होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं बहुत टाइम्स। तो मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता था, मेरा एंड कृष्णा का मोस्टली बहुत ज़्यादा, हम लोग एट अ टाइम्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता था कि वी यूज्ड टू जस्ट बर्स्ट अप। बट क्या है कि हमारा जो ग्रुप है उसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको आप एक ऐसा अपना कोई फ्रेंड, पेरेंट्स ऑब्वियसली हैं एंड मैम एंड सर भी हैं, जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यू कैन ऑलवेज बी वल्नरेबल विद देम एंड शेयर वॉट एवर यू आर फीलिंग।
बिकॉज बहुत टाइम तक यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस पेंट अप. यू हैव टू हैव अ सोर्स जहाँ पे आप सारे अपने इमोशंस जो हैं आप डिस्कोर्स कर सकें. तो मेरे केस में ऐसा होता था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर हम प्रयास में ही होते थे, पढ़ रहे होते थे या कोई टेस्ट दे रहे होते थे, तो अधिकतर मैं वैशाली, जय या कृष्णा इन सबसे शेयर कर लेती थी वॉट एवर आई एम फीलिंग. तो वो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड दूसरा ये कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें अप्स एंड लोज डेफिनेटली सबकी जर्नी में होते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट टेस्ट में 100 में से 21 नंबर आए, जो कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था. आप बहुत ही कम लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या मेरे इतने कम आ गए हैं. तो यू शुड नेवर लेट दैट इफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे. आप हमेशा उसको इस तरीके से देखिए, जितना भी हाईएस्ट स्कोर आता है जिस भी टेस्ट में, जिसका भी, आप बस ये देखिए कि ये मेरा एक बेंचमार्क है, मैं इस टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म और कर सकता था या कर सकती थी. तो उसके हिसाब से आप अपने एफर्ट्स अगली बार और अच्छे कीजिए. कभी भी आपका जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. आप हमेशा अपने फ्रेंड्स से भी सीखिए और उनको भी सिखाइए. एंड दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम तीनों ने जेई दिया है, तो मुझे यही कहना था, जैसे जय ने एक्सप्लेन कराई कि जेई और नीट का, क्योंकि एनटीए ने दोनों का सिलेबस एकदम सेम कर दिया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का जो लेवल है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में. तो आप डेफिनेटली देना जेई अगर आपको लगता है तो, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. एक तो यही कि आपको एक फुल सिलेबस का एक टेस्ट पता चल जाता है कि आपको पता चल रहा है कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग हैं. तो इसीलिए वो तो आप दीजिए डेफिनेटली. एंड हमने स्पेशली HC वर्मा जी की बुक है वो फॉलो करी थी. मैम हमें कम्प्लीटली गाइड करा उसको सॉल्व करने के लिए, कौन से हमें सेक्शंस पहले करने होते हैं. एंड शी यूज्ड टू गिव अस इनफ टाइम टू डू इट. एंड प्रॉपर डिस्कशन क्लासेस भी होती थी उसकी. तो कोई भी आपको डाउट्स होते थे या कुछ भी, तो मैम वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड यू थ्रू दैट बुक. तो मेरा पर्सनली यही था कि HCV मेडिकल के स्टूडेंट्स थोड़ी करते हैं, ये तो जेई के बच्चे करते हैं, हमें करने की क्या ज़रूरत है, ये बुक इसको क्या सॉल्व करें. बट फिज़िक्स इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. यू जस्ट कैन नॉट लर्न द थियोरी एंड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस एंड बस हो गया फिज़िक्स. नहीं, फिज़िक्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आप मल्टीपल बुक्स कीजिए, आप एक बुक आप सिलेक्ट कीजिए. ऑब्वियसली मैम का क्लास इलस्ट्रेशन और HAs हैं जो मैम और सर दोनों करवाते हैं. बट उसके अलावा भी अगर आपको एडिशनल कोई बुक फॉलो करनी है, तो हम चारों ने HC वर्मा फॉलो करी थी, तो आप वो कर सकते हैं. एंड एक सोर्स होना चाहिए आपका एंड उसी की मल्टीपल कोटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सिलेबस एक है. हर एक बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीट ही होते हैं. तो आपको मल्टीपल बुक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. स्टिक टू फ्यू रिसोर्सेज एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग देम ओनली. या एंड जेई के PYQs भी आप कर सकते हैं, उससे भी पूरी गाइडेंस मिलती है, स्पेशली फॉर फिज़िक्स. बिकॉज अगेन फिज़िक्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेटर होंगे उसमें. सो एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो हमने लास्ट में आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसमें फुल सिलेबस जो हम टेस्ट देते थे, उसमें मेरा फ्रेंड है जय, इसके 710 आए थे वन ऑफ द टेस्ट्स में. एंड मेरे और वैशाली के 650 अराउंड समथिंग आए थे. तो उस टाइम पे वी वर नॉट हैप्पी एट ऑल. पहले हमें ऐसा होता था कि एटलीस्ट आर मार्क्स टचेस 600+, तो हम खुश होते थे. बट जस्ट बिकॉज जे के थोड़े ज़्यादा आए, तो अगेन आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग फ्रॉम दैट, कि उसको भी आप एक पॉजिटिव तरीके से देखिए कि देखिए इस टेस्ट में इतना मैं ला सकती थी या ला सकता था. तो मुझे यही कहना है कि जितना हो सके आप एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको सीखने को ही मिलेगा. सो आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर. ये इन्होंने जो एनवायरनमेंट का बात करा ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पॉजिटिव रखें. जैसे कि मुझे ध्यान है जब अलंकृता को हम लोगों ने जेई मेन, अलंकृता, जय, कृष्णा, इन तीनों को जेई मेन हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिठा दिया था. इसका तो कोर्स कंप्लीट था. और जय और कृष्णा का आई थिंक 12th का हाफ ऑफ द बुक, हाफ वॉज डन और आधा बाकी था. स्टिल वी आस्क्ड देम टू सिट
फॉर जेई मेन। इन दोनों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि मैम हमारा तो पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ है, दिस दैट, उनका पूरा डिलेमा में थे। तो उनको तो मैंने समझाया था कि वहाँ पर पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप सबसे पहले बैठो, ऑल इंडिया का जो तुम्हारा एग्ज़ाम होता है उसको फेस करो। लेकिन उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट आया वो पूरे क्लास के माहौल को चेंज करा था। उनके पूरे क्लास को ये दिख रहा था कि उनके साथ बैठे हुए लोग 99.86 परसेंटाइल ला रहे, 99.18 परसेंटाइल ला रहे, इस तरीके का नंबर ला रहे। तो पूरा का पूरा क्लास मोटिवेट हो गया था कि इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी, क्योंकि सेम सोर्सेज है, सेम टीचर है, सारा सब कुछ सेम फैसिलिटी मिल रहा है, तो ये डूएबल है। अगला जो था वो ये जय का 710 स्कोर करना था। इन चारों का जो आपका प्रिपरेशन का जो लेवल था वो अलग उस पर पहुँच गया था। मैं तो इन लोगों को बोलते रहती थी कि तुम्हारा देखो 700 टच हो जाएगा, उसको क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करना है, हंस देते थे कि मैम कुछ भी बोल रही हैं। बट जब उसने स्कोर करा, जय ने स्कोर करा उसमें 710 और कृष्णा का आया था 696, अगेन ये लोग अपना 660 या फिर 650 नंबर देख करके उदास होने लग गए थे कि उनको फिर से वो मोटिवेशन मिला, वो कॉन्फिडेंस मिला, इफ़ दे कैन डू इट सो कैन बी। तो ये तुम्हारे को पॉजिटिव तरीके से लेना रहेगा। ये अगर सोचेंगे कि वो कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास गॉड गिफ्ट है या फिर ये है वो है, इट इज़ हाईली ओवररेटेड कि कोई गॉड गिफ्ट के साथ आ रहा है। मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि किस लेवल पे जाकर के इन्होंने मेहनत करा है, एंड आई कैन वाउच कि इन लोगों ने अपने आप को इंटेलिजेंट बनाया है। ये लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था भगवान से, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ दिमाग से निकाल लें कि आपको ब्रिलियंट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को ब्रिलियंट बनाना है, एफर्ट लगा करके, फॉलो करके, सीख करके, हर किसी से, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर टीचर्स, उनसे सीख करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आप ये ना सोचें कि अगर आपके पास आप इंटेलिजेंट नहीं हैं इसलिए आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा। वहाँ पर करेक्शन ये करना है कि आप उतना एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, एफ़र्ट लगाएंगे ब्रिलियंट भी बन जाएंगे। एक और बात अलंकृता ऐड करो, इसको मैंने बोला था कि फ़ोन छोड़ देना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने फ़ोन रखें। सबसे पहला यही रहता है कि मैम व्हाट्सएप पे सब कुछ आता है आजकल, तो वो कैसे मैनेज करें। तो आस्क अलंकृता कि तुम इस पे हाईलाइट करो कि तुमने बिना स्मार्टफोन के कैसे पूरा साल इसने बिना स्मार्टफोन के निकाला है, सब कुछ हैंडल हुआ है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, कोई भी पढ़ाई का कुछ भी मिस नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं एक डब्बा फ़ोन होता है नोकिया वाला, मैं वो यूज़ करती थी थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आई हैड अ प्रॉब्लम। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी बिफोर दिस ईयर, एंड आई न्यू कि अगर मेरे पास वाला फ़ोन रहेगा देन आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई यूज़ द फ़ोन टू एन एक्सटेंड कि मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी। सो आई यूज़ दैट फ़ोन थ्रू आउट द ईयर, एंड मेरी मम्मा का फ़ोन मैंने यूज़ करा था फॉर ऑल दी व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल द ग्रुप्स, एंड वो फ़ोन मेरा अपना जैसा ही था, बट ऑब्वियसली देयर वर रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि वो एक्चुअली था तो मम्मी का, तो या उससे मैंने मैनेज करा। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे भी देखो पूरे साल आपको इतना इन्जॉय कुछ करना नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो टू पार्टीज़ और मीट योर फ्रेंड, या अपने दोस्त के बर्थडे पे जाना है, हर एक बर्थडे अटेंड करना है, या मौसी के बेटे का वो शावर समथिंग कुछ भी है नहीं आपको अटेंड करना है। तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू स्टडी ओनली, तो यू वॉन्ट मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप आराम से मैनेज कर सकते हो उस फ़ोन से भी। उस फ़ोन पे बेसिकली कॉलिंग के लिए एंड ऑल सर और मैम का नंबर रहता था, एंड मेरे फ्रेंड्स एंड घर पे मम्मी एंड पापा का उस पर नंबर रहता था, एंड नथिंग मोर। सो ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। एंड अगर आपको पता है कि यू नो फ़ोन विल बिकम an obstacle in the journey, then definitely give it up. Otherwise तो मेरे तीनों जो friends हैं they use the phone and they use it as a resource. तीनों के पास था फ़ोन, एंड काफ़ी अच्छे से वो लोग यूज़ करते थे फ़ोन को। कृष्णा एंड जय स्पेशली दे यूज़ देयर फ़ोन फॉर ऑल द पेपर्स। टेलीग्राम से हम लोग पेपर्स वगैरह बहुत सारे करते थे, टॉपिक वाइज एंड द फुल सिलेबस अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दैट वी टुक। सो या आप कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या सही है। तो आप गिव अप भी कर सकते हैं फ़ोन, और यू कैन यूज़ इट ऑल्सो, दैट्स इट। थैंक यू अलंकृता। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे को भी मेहनत करना पड़ता है, बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है, बट सहयोग कहीं ना कहीं हमारे को चाहिए होता है पेरेंट्स का।
सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए होता है हमारे को पेरेंट्स का। तो हमारे सामने डॉक्टर गौरव बैठे हैं, ये जय और कृष्णा के फादर हैं, साथ में इनकी मदर भी है वहाँ पर। तो डॉक्टर गौरव जी को मैं अभी एक थैंक्स इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को याद है कि जब हम लोगों ने इन बच्चों को कहा था पहली बार कि आप जेईई मेन का फॉर्म भरिए, तो ये अपने फादर को भी बताया कि हाँ मेरे को फॉर्म भरना है। तो गौरव जी ने इनसे पूछा कि भाई आप तो नीट के एस्पिरेंट हो, आप जेईई मेन का फॉर्म क्यों भर रहे हो? तो जय ने उनको कहा कि साकेत सर ने मेरे को कहा है कि जेईई मेन का फॉर्म भरना है। तो डॉक्टर गौरव ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करा, उन्होंने मेरे को कॉल भी करा, उन्होंने कहा कि मेरे को जैसे ही इन्होंने कहा कि साकेत सर ने कहा है फॉर्म भरना है, तो मैंने कहा इमीडिएटली भरो, अगर सर ने कहा है कुछ करने को तो इमीडिएटली करो। तो पेरेंट्स जो हैं, आप लोगों को बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को सहयोग इसी तरीके से करें। बाकी रिजल्ट आने की गारंटी ऑलमोस्ट है, अगर सब कुछ सही चला तो बिल्कुल आएगा, लेकिन हाँ इस तरीके का सहयोग मिलने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ कि जैसे अलंकृता ने वो जो बटन वाला मोबाइल लिया था, इसकी ट्रेंड सेटर भी कहीं ना कहीं नव्या है। तो पिछले साल अंकिता ने नव्या को कहा था, अंकिता मैम ने नव्या को कहा था कि बेटा फ़ोन त्याग दो, तो अंकिता ने तो नव्या ने फ़ोन त्याग दिया था, बटन वाला फ़ोन ले लिया था, राइट? फ़ोन ही नहीं था, बताइए, इसने सीधा फ़ोन त्याग दिया और फ़ोन ही नहीं था इसके पास। तो अलंकृता जो है वो नव्या की बहुत अच्छी दोस्त है, तो जब हमें दिखता है कि ऐसा करने पर सक्सेस मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें उसे फॉलो करने की सोचते तो हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ फॉलो कर लेते हैं। तो अलंकृता ने सचमुच में इसे फॉलो करा क्योंकि इसे पता था कि सक्सेस कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने पर ही मिलेगा। तो देखिए अलंकृता को सक्सेस मिल ही गया। तो आपको इन लोगों से भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, सीखना है, और उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलने का आश्वासन मिल जीता है ना। तो फ़ोन पर वापस आते हैं। फ़ोन आपको सैक्रिफाइस करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी ना बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। तुम्हारे को पढ़ाई करना है, एक सब्जेक्ट खाली नहीं करना है, तुम्हारे को तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मार्क्स नहीं आ रहा है, किसी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक के पीछे भी भिड़ना है। साथ के साथ आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को भी फाइट करना है। कुछ बच्चों में वो कंट्रोल पावर होता है, ठीक है, अगर आपके पास वो कंट्रोल पावर है, आपको पता है कि आप इंस्टा, स्नैपचैट ये सब यूज़ नहीं करेंगे और आप खाली पढ़ाई का चीज़ करेंगे, पढ़ाई की चीज़ों को देखेंगे, तो ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फाइट्स को ना मुश्किल बनाएं, है ना। अगर आप देख रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो सीधा सीधा फ़ोन रख दें। ज़रूरी नहीं है कि हर फाइट में आपको मतलब कि हर लड़ाई को बहुत बड़ा बनाना है, एक छोटा सा स्टेप है, अपना फ़ोन रख दो। एंड सेकेंडली, अगर आप फ़ोन पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत कॉशियस होना रहता है। जैसे इन लोगों ने अगर पढ़ाई का सोर्स यूज़ करा था, जय तुम लोगों ने अगर यूज़ करा तो वो एकदम लास्ट में, दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ द पेपर्स, दैट्स इट। मटेरियल के लिए आपके पास बतेरे मटेरियल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, आप उसमें भी खो जाते हैं कि ये मटेरियल देखा, यहाँ पर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा मटेरियल देखा, तीसरा मटेरियल देखा, उसके बाद आप क्या रहता है, आप उसी लूप में रह जाते हैं कि खाली मटेरियल्स देख रहे हो, कुछ नहीं रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बहुत अवॉइड करना है, इसीलिए जो है ये सैक्रिफाइस आपको बार बार करके बोला जा रहा है कि फ़ोन यू हैव टू गिव इट अप, या तो गिव अप कर दो, या तो इफ़ यू नो कि हाँ तुम्हारे अंदर वो कंट्रोल पावर है, देन इट्स वेल एंड गुड। बट मटेरियल के लिए, टीचर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जस्ट स्टिक टू वन सोर्स, दैट्स इट। आपको लिमिटेड सोर्स करना है, रिपीटेडली करना है, एंड वी आर हियर फॉर योर सपोर्ट। तुम्हारे को लग रहा है मटेरियल कम पड़ रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हमारे को पूछो कि मैम मटेरियल कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्या करें। आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ करके चूज़ करो कि कौन सा मटेरियल अच्छा है और किसको लगाए, है ना। सो ये रीजंस रहते हैं कि वाई यू शुड गिव अप योर फ़ोन, दैट्स ओके। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऑफलाइन रहो, ऑनलाइन मत जाओ। ऑनलाइन इन द सेंस कि ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन होता है कि बारिश हो गई है, ऑनलाइन ले ली क्लास एंड ऑल। अगर मैम और सर आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हो ना, मतलब प्लीज़ बी ऑफलाइन। इवन हम लोग जो थे, हम लोग टेस्ट सेंटर पे आके देते थे हमेशा, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन नहीं था। मुझे था कि अगर
मैं घर पे टेस्ट दूंगी तो मैं चीटिंग कर लूँगी, एक आधा क्वेश्चन तो देख ही लूँगी लाइक। तो घर पे हमेशा हमारे पास नोटबुक भी है, हमारे पास डायरी है, हमारे पास सब कुछ है। तो अगर हम घर पे टेस्ट दे रहे हैं ना तो हम डेफिनेटली हम अपनी नोटबुक खोलेंगे, अच्छा इसका आंसर ये है एंड वी विल मार्क। और उन मार्क्स का सच में कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट चीट योर सेल्फ। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, आप किसी और को चीट नहीं कर रहे हो। ज़्यादा नंबर ले आओगे, उस ग्रुप में फर्स्ट आ जाओगे, लेकिन मेन दिन एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन नहीं ला पाओगे, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ बी ऑफलाइन। हम लोगों की शायद जितने दिन क्लास हुई है, हमारी कोई क्लास मिस नहीं हुई है, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, हम आते थे। और जनरली हम नहीं करते थे अपनी तबीयत ख़राब, हम ऐसी हरकतें नहीं करते थे। तो अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है भी ऑनलाइन रह सकते हो उस दिन आप, पर शायद एक आधी छुट्टी होगी जो हमने पूरे साल भर में ली होगी, वरना हम पूरा दिन लास्ट में ही मैं बताती हूँ, हम 3 महीने फैब से लगा लेंगे अगर आप, तो हम 9 बजे आते थे, शाम को 6 बजे घर जाते थे। हम घर पे रहते ही नहीं थे क्योंकि हमें पता है हम घर पे नहीं पढ़ेंगे। नहीं होता, घर पे माहौल होता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया कि ये कर दो, अच्छा ये काम कर दो, घर पे ही तो क्या ही कर रहे हो, क्योंकि नहीं होते जनरली। घर पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, भाई बहन से लड़ाई, धक्का मुक्की, सब कुछ है ना। तो घर पे हम लोग इसलिए सुबह आ जाते थे 9 बजे, हमारी जो क्लासेस हुई वो दे दी, उसके बाद हम सेल्फ स्टडी वहीं बैठ के करते थे। मैम जैसे सुबह क्लास लेके चली गई, शाम को 6 बजे दूसरी क्लास लेने आती थी तो हम वहीं मिलते थे, तो हम वहीं होते थे, पूरा दिन हम वहीं होते थे। इसके बाद घर जाके हम जो भी खाया पिया, फिर हम वापस से पढ़ने बैठ जाते थे। हमारा पूरा दिन ही पढ़ने में जा रहा था। अगर जैसे बोर हो गए, लाइक ये सब्जेक्ट अच्छा ठीक है अब नहीं आ रहा, हमने एक बारी ट्राई कर लिया, 2 बारी कर लिया, नहीं आ रहा, हम सब्जेक्ट पे स्विच होते थे, ना कि हम छोड़ ही देते थे कि लाइक पढ़ाई नहीं करनी। हमारा बायो फेवरेट होता है नीट वालों का, तो फिज़िक्स नहीं हो रही तो हम हटा के फिर बायो पढ़ लेते थे, नहीं हो रही बायो हटा के केमिस्ट्री पढ़ ली। तो हम सब्जेक्ट स्विच करते थे, हम ये नहीं करते थे कि छोड़ ही दिया, लाइक नहीं पढ़ रहे अभी, हम सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं। तो आप सब्जेक्ट स्विच करो, मतलब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद वापस पढ़ो, जाओ उस जगह, मतलब तुम्हें वहीं जाना है। एक 2 से 5 के सर्कैडियन रिदम का एक आकाश वालों की हमने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो हमारा टेस्ट 9 से 12 रखते थे, मॉर्निंग में 9 to 12 रखते थे, दैट इज़ फाइनल टेस्ट सीरीज़। एक उनके जो स्पेशल बच्चे होते हैं, दैट इज़ इंटेंसिव वाला बैच बोलते हैं जिसे वो, तो उसकी वो अलग से टेस्ट सीरीज़ कराते थे, इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ करके। मतलब वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि उनके ये बच्चे अच्छे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो वो अपने कुछ बच्चे पिक कर लेते थे और उनका अलग से बैच बनाते हैं। लास्ट में वो उनकी अलग से टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, जिसकी टाइमिंग वो 2 से 5 ही रखते हैं, जो नीट की टाइमिंग है। तो वो टेस्ट भी हमने टेलीग्राम से चुरा के वो सारे दिए हमने टेलीग्राम से वो पेपर्स निकाले, हमने प्रिंट आउट्स निकलवाए, और हमने सारे मतलब हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज़ की जो हमने ली थी वो इंटेंसिव वाली टेस्ट सीरीज़ देते नहीं है किसी को, लाइक वो उनके इंटेंसिव बच्चों के लिए ही है। और सच बताऊं तो हम सबके मार्क्स फाइनल टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा उस इंटेंसिव वाली में आए हैं। मतलब वो इंटेंसिव का लेवल बिल्कुल नीट का लेवल था, जो कि ईजी लेवल था। तो हम सबके मार्क्स जो थे 700 प्लस भी स्कोर हुए हैं उसमें। दूसरा 2 से 5 सोना नहीं है, पूरे साल नहीं सोना है। मतलब ये नहीं कि नीट के दिन नहीं सोना, ऑब्वियसली नीट का एग्ज़ाम 2 से 5:30 ही होता है, ये उसकी टाइमिंग है। आपको पूरे साल ही दोपहर में नहीं सोना है, क्योंकि फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है कि उस टाइम पे आपको नींद ही आएगी। चाहे आप पेपर दे रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, तो आपको रहेगा यार इस टाइम तो मेरा सोने का टाइम है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम पे बैठ के दो, तो आपकी आदत रहेगी कि इस टाइम पे मेरा दिमाग एक्टिव रहेगा। आपके दिमाग को भी आदत पड़ जाती है ना कि हाँ इस टाइम पे यही करना है। अब जैसे रात को हमें पता है कि हमें सोना ही है, तो रात को 2 बजे नहीं तो फ़ोन में लग के 3 बजे तक नींद आ ही जाएगी ना। तो इसलिए 2 से दोपहर में नहीं सोना, ये बात जो है अंकिता मैम ने बोली थी, और हम लोग पूरे साल भर दोपहर में नहीं सोए हैं। तो रात में सो, सुबह जल्दी उठो, बाकी ऑफलाइन रहो। एक बात मैं जोड़ सकता हूँ, एक बात मैं ऐड करूँगा वैशाली के बारे में। देखिए वैशाली हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स इसलिए भी थी बिकॉज वैशाली वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ अ फैमिली। वो सुबह यहाँ पढ़ने आती थी हमारे साथ, एंड इन द इवनिंग्स यूज्ड टू वर्क। इसे आप ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं एक फिल्मी स्टोरी की तरह, बट जब हम देखते थे, एंड शी नेवर कंप्लेन, नॉट इवन वन डे। जो टारगेट मैम ने दिया या हमने जो खुद सेट किया है, उसको न केवल उन्होंने कभी ना मिस किया, बल्कि शी यूज्ड टू ऑलवेज बी एज लाइवली एंड एज चर्पी एज शी इज़ हियर। तो अगर वैशाली किसी शिकायत का मौका नहीं देती अपनी टीचर्स को, तो मेरे ख्याल से इस कमरे में बैठे और किसी को ये हक नहीं मिलता है कि वो कंप्लेन करे या
किसी प्रकार का वो एक्सप्रेस करे मिसट्रस्ट। तो वैशाली के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार और वी शुड ऑल क्लैप फॉर हर sheer fortitude and sheer determination. थैंक यू जय। तो अब मैं आपको मौका देने वाला हूँ कृष्णा को सुनने का। कृष्णा प्रयास फिजिक्स क्लासेस की, हमारे प्रयास फिजिक्स क्लासेस सिर्फ अभी तक 2 ही लोग ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करते हुए जेई मेन में 99 के ऊपर परसेंटाइल लाए। एक तो अलंकृता है जिसके 99.86 आए थे, दूसरी है हमारी कृष्णा। कृष्णा के जेई मेन 2024 में परसेंटाइल आया था 99.18। इसके अलावा इसके नीट में आ रहे हैं 620 मार्क्स। तो ये इसे ऑब्वियसली दून गवर्नमेंट कॉलेज और भी इसके अलावा जो उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट हैं तो उनमें इसको इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो ओवर टू यू कृष्णा। तो एंड में जो 2-3 हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें की नीट की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए मैं अंकिता मैम ने गाइड किया था। 1 इज़ चार्ट्स। आपके कमरे की दीवारों पे आप देर आर फॉर्मूलाज एंड देर आर एग्जाम्पल्स जो आपने आज याद किए हैं, आपको 1 हफ्ते तक याद रहेंगे और आप 1 महीने बाद उन्हें भूल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चार्ट्स बनाएं, वो एग्जाम्पल्स बड़े बड़े लिखें, यू पेस्टेड ऑन योर कबर्ड्स और योर वॉल जो आप हर दिन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनको हर दिन देखेंगे आपके सबकॉन्शियस में वो एग्जाम्पल्स, वो फॉर्मूलाज बैठ जाएंगे। जय भी आपको बता सकता है, देवर क्वेश्चन जो हमारे चार्ट से वो बैटम आए थे, जो हमने चार्ट्स लगाए हैं वही नीट के पेपर में इस साल आए थे। तो एक चार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रिपोर्टिंग। अंकिता मैम ने हमें एक बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू राइट अ रिपोर्ट कि आपने हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा और कितने आवर्स डिवोट करे, क्या गोल था और आपने उसको कितना अचीव किया। नॉट ओनली इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको हर दिन क्या करना है। हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ते थे कि वी डोंट वांट टू राइट एन एम्प्टी रिपोर्ट टू अंकिता मैम। तो ऐसा ना हो कि हमने आज सिर्फ फिज़िक्स किया, सिर्फ केमिस्ट्री। तो उस डेली रिपोर्ट से हमारा हर सब्जेक्ट हर दिन थोड़ा थोड़ा कवर होता था। ऐसा भी होगा कुछ दिन आपके ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर होंगे, कुछ दिन कम होंगे, बट टू कीप इन टच विथ ईच सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दी एंड आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक ही दिन में देने हैं। ये मैं बोल सकता हूँ आपको कि आपकी हेल्थ बनाना पूरे साल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पूरे साल में आई थिंक जय ने एक भी दिन मिस नहीं किया होगा। आई ओनली मिस्ड 1 डे ट्यूशन में, मतलब वो ऑनलाइन था। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा या 2-3 दिन भी एब्सेंट होंगे तो जो आपका बैकलॉग होगा वो आपको फुलफ़िल करने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज एवरी डे इज़ हेक्टिक। आप लोग भी मल्टीपल ट्यूशन्स जा रहे होंगे, मल्टीपल होमवर्क मिल रहा होगा, इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लैगिंग इन एनी चैप्टर और एनी सब्जेक्ट। PCMB जैसे होता है, आप तभी हमने इतना जेई मेंस का आपको इम्पोर्टेंस दिया। आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी नहीं है, ना ही फिज़िक्स समझने के लिए, ना ही जेई मेंस देने के लिए। हमने किसी ने भी PCMB नहीं लिया था, हम सब PCB स्टूडेंट्स थे। ऑब्वियसली सबके पास मैथ्स का थोड़ा फोबिया होता है, फिज़िक्स का थोड़ा फोबिया होता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि PCMB इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईदर जेई और नीट। ऑब्वियसली अगर आपको इंजीनियरिंग हो तो आपके पास तो मैथ्स होगी, बट इवन बायोलॉजी स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइक मैथ्स, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा आएगी भी नहीं और आपको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। आप सबकी जर्नी ना बहुत अलग होगी नीट के लिए। मैं अंकिता दी भी इसकी वो है कि हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते थे। हमारे कभी कभी 2 पेपर बहुत अच्छे जाते थे, 1 पेपर बहुत नीचे जाता था, फिर 2 पेपर अच्छे जाते थे। तो इससे आपको डिस्करेज नहीं होना है, इट्स जस्ट कि आपके उस पेपर में जो होल्स हैं वो आपको फुलफ़िल करने हैं। इज़ नॉट नेसेसरी कि वही क्वेश्चंस आपके नीट में आएंगे और आप वही पर अगर वो आए तो आपने वो होल्स फिल कर लिए हैं। और इट्स नॉट कि एग्जैक्ट सेम पेपर नीट में आएगा, तो अगर आपने एक में ख़राब किया तो आपका नीट ख़राब जाएगा, आपका ओवरऑल अक्यूमुलेशन होगा। हमने फुल सिलेबस टेस्ट अराउंड जनवरी 2nd वीक में स्टार्ट कर दिए थे एंड ऑल ऑफ अस स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 300 मार्क्स, क्योंकि हमने उस समय ना बायो अच्छे से रिवाइज़ कर रखी थी, ना ही हमारा फिज़िक्स कंप्लीट था। बट टू सेट आवरसेल्व्स टू सिट फॉर 3 आवर्स और एन एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 2 आवर्स यू स्टार्ट गेटिंग जिटरी। आपको एक ही जगह पे बैठ के 3 सब्जेक्ट्स एक ही दिन में करने हैं। तो वी स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स इन जनवरी, हमारे 300, 400 एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर ऑल स्टक ऑन 550, 500 में। फिर हमारा एंड ऑफ मार्च अप्रैल में
ब्रेक थ्रू आया। हमारे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आता था, वी यूज्ड टू एटलीस्ट स्कोर 600 मार्क्स। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डिटर्मिनेशन वेवर ना करने दें। मार्क्स कम होने से डिस्करेज ना हो कि मार्क्स कम आएंगे, कुछ कुछ आपको टॉपिक्स बार बार आप भूलोगे, आपको बार बार करने ही पड़ेंगे। सो डोंट गेट डिस्करेज, उसको आप एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से लें कि मेरे ये होल्स थे, अगर इनने कर लिए तो मेरी ऐसी कोई प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं है कि मुझसे ना हो। और हमने थोड़ा लेट किया, एंड आई अर्ज यू ऑल टू स्टार्ट पहले। हमने जो भी मिस्टेक्स करते थे, हमने एक मिस्टेक रजिस्टर बनाया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, कि ये हमने गलती की है, इसमें क्या हमने मिस किया, क्या गलती थी, क्या कॉन्सेप्ट था, उसके हम नोट बना देते थे। बायो में मोस्टली फैक्ट्स होते थे, आप NCERT 4-5 बार पढ़ ले, देयर विल बी फैक्ट्स यू फॉरगेट और दैट यू मिस्ड, तो वो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेंगे कि आपने क्या मिस किया। तो हमने उसके वो बनाए थे। मैं इतना कह सकता हूँ, अलंकृता दी के JEE शिफ्ट में एक केमिस्ट्री का सवाल था जो उनसे नहीं हुआ था, और फिर उन्होंने हमें, जब हम बाद में पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया, एंड दैट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे नीट पेपर में आया। तो ये आपको दो चीज़ें होती है, एक पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका जो आपका सराउंडिंग फ्रेंड ग्रुप है उससे आपको क्या नॉलेज मिलती है वो कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू कृष्णा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन चारों बच्चों ने बताई। अभी भी और कुछ अच्छी बातें ये ज़रूर बताएंगे जो मिस आउट हो रही है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक डॉक्टर गौरव कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स राइट नाउ सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम हु वुड लाइक टू लिसन टू यू कि हाउ इज़ द 1 year or 2 year journey going to be for a parent. आइए सर प्लीज। मोस्ट वेलकम डॉक्टर गौरव, फादर ऑफ जय एंड कृष्णा चड्ढा। आइए सर प्लीज। Thank you to all of you for giving us the amount of work that you put in the last 1 year. I am amazed actually. इन बच्चों ने इतनी मेहनत की, सभी ने, और एक दूसरे को इतना हेल्प किया कि मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। और ये फैक्ट है कि डिफ़िकल्ट डेज आते हैं, पेरेंट्स को बहुत पेशेंट रहना है। ऑल आई आस्क एनी पेरेंट टू डू इज़ प्लीज़ बी पेशेंट, डू नॉट जज योर चाइल्ड। आप कंपेयर मत कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के अलग मार्क्स आएंगे, कंपेयर मत कीजिए। आप ही के बच्चे हैं और वही अच्छा करते हैं, वही बुरा करते हैं। Just be patient with them. That's all. If there is one word that I want to tell the parents is please be forgiving and please be patient. Patience is everything. और बच्चे अपने आप कर लेंगे। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना है, बस आप उनको सपोर्ट कीजिए। That's all. That's all that I can actually say that. That's the only knowledge that I would like to give to any parent. Be patient. That's all. एक बात बताओ जय कि क्या ऐसा होता था कि कभी टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ गए, कभी बहुत ही अच्छे आ गए? बहुत ही अच्छे देखो आते थे तो अच्छा लगता ही था, लेकिन जब बहुत ख़राब आ जाते थे मार्क्स, वो मार्क्स पेरेंट्स को भी दिखते थे, तुम्हारे को भी दिखते थे, तो हाउ डिड यू कोप अप विथ दैट फेज, है ना? हमारा एक ग्रुप था हमारे पूरे बैच का, तो उसमें पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। तो एट द एंड ऑफ द वीक हम लोग, हमारा रिज़ल्ट जो है सबका अलॉन्ग विथ मार्क्स वहाँ डिस्प्ले होता था। तो पहली बात आपको वो शर्म त्यागनी है कि आप सोचें कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं, दैट विल बी डिस्प्लेड पब्लिकली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसमें आप ये सोचिए कि वो इतनी बार टेस्ट होगा कि इन दी एंड नोबडी विल रिमेंबर कि आपके 16 दिसंबर को हुए संडे टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे कई बार 100 में से 56 नंबर, 55, 54 ऐसे भी आए हैं। सॉरी 100 वैशाली की तो when she started out she was around 20-21 marks. Today she's expecting the highest score here. तो ये बात मत सोचिए। अच्छा कई बच्चे, I won't name anybody, but you know क्योंकि वो घर पे रहते थे, ऑनलाइन रहते थे, so their marks were a farce, they were a sham. तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे। आपको खुद से भी ऑनेस्ट रहना है, एंड सेकेंडली योर मार्क्स डोंट डिफाइन व्हाट हाउ यू डू ऑन योर फाइनल डे। उस दिन उस टॉपिक में जो हुआ है वो आप जितनी जल्दी कवर करें। और मैं क्या करता था, क्योंकि डायरी थी, डायरी में आप नोट्स तो लिखेंगे, आप एक आध सवाल भी लिख सकते हैं।
द थिंग्स दैट यू थिंक कि यहाँ पे जो है मेरा होल आ रहा है। कई टॉपिक्स ऐसे थे, कई सवाल के टाइप्स ऐसे थे जो वी थॉट कि यार ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन बिकॉज वी गेव सो मेनी टेस्ट, कहीं ना कहीं दैट कॉन्सेप्ट और परहैप्स दैट टाइप ऑफ सवाल वो जब लौट के आता था, वी यूज्ड टू थिंक कि यार ये टाइम से कर लेना चाहिए। सो डोंट डू दैट। आप उसे एक रजिस्टर में या कहीं सेपरेटली एक अपने एक क्विक रेफरल या रिसोर्स की तरह बना के रख लीजिए। उससे क्या होगा, न केवल मिस्टेक दोबारा फ्यूचर में अवॉइड होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने एक टाइप का सवाल किया, उसको आपने सर्फेस लेवल पे देख लिया कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है ऐसे होता है, उसी से मिलता जुलता एक सवाल डिफरेंट टाइप का आ जाता है। देन यू थिंक कि यार हैड आई गॉन लिटिल मोर विद दैट क्वेश्चन, ये सवाल आसानी से बन जाता। एक सवाल का जो टाइप आपसे जब ना हो, उसकी पेरिफेरी में जितने सवाल के टाइप आते हैं वो आपसे हो जाने चाहिए, ये इंश्योर करना आपकी ड्यूटी है। तो डिस्करेज तो कभी भी नहीं होना है। एंड बर्नआउट के बहुत सारे आपको ऐसे लगेगा कि यार अब मैं जो है थकने लगा हूँ या आवर्स कम हो रहे हैं, खासकर विंटर्स में। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना है। और विंटर्स में क्या होता है, थोड़ा सीजनल डिप्रेशन भी हो जाता है, बिकॉज द डे एंड्स अर्ली, द नाइट्स आर लॉन्गर, एंड यू नो ठंड बहुत होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। डेस्क पे ज़रूर बैठिएगा, डोंट सिट ऑन योर बेड इन ड्यूरिंग द विंटर्स, क्योंकि फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। So you have to sort of because you see, if you are here in Dehradun, there will be somebody else in Jaipur, there will be somebody else in Kashmir where it's snowing, there will be somebody else in Rajasthan where it's extremely hot in the summers. अगर वो सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? So compare मत कीजिए अपने आप को, लेकिन खुद को दूसरों के एग्जाम्पल से मोटिवेटेड ज़रूर रखिए। I think that's all that I'd like to say. I would also like to add a point. जैसे कि रिपोर्टिंग का अगर मैं वापस से उस पर आऊँ कि इन सारे बच्चों ने मुझे रिपोर्ट करा था, और इन सारे बच्चों का खासियत ये भी था कि मैंने इन लोगों को साल के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यू हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरी सिंगल डे, है ना। मुझे कभी इनको रिमाइंड करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि तुमने आज रिपोर्ट क्यों नहीं करा। इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया दैट दे आर रिपोर्टिंग मी। अगर ये नहीं भी पढ़ते थे फिर भी मुझे बताते थे कि मैम आज थोड़ा सा कम पढ़ा है, तो वो भी अंडरस्टूड रहता है। आप किसी दिन बहुत पूरे वीक हो सकता है कि 8 साढ़े 8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन हो सकता है कि आप 5 घंटा ही पढ़ पाएँ। लेकिन रिपोर्टिंग इन लोगों ने कंटिन्यूस रखा था। मुझे ध्यान है कि जय जो है उसका रिपोर्ट आ जाता था मेरे पास रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में। मेरा अपना एक आदत हो गया था, 3:30 बजे मेरा नींद खुलता था, मैं स्क्रॉल करती थी, जय का रिपोर्ट आ गया, मैं सो जाती थी, मैं देख लेती थी कि क्या क्या करा है इसने। वो एक हैबिट में मेरा बैठ गया था। इसका भी हैबिट था ये, इसका मुझे पता है, इसका मॉर्निंग 8 o'clock इसका रिपोर्ट आ जाता था। ये मुझे कभी नहीं करना पड़ा कि मैं बार बार करके इनको नैग कर रही हूँ, है ना, कि रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो, वैसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आप कितना हमारे को मतलब कितना हमारे को अलाउ कर रहे हो कि आपको हम लोग गाइड करें। जितना आप हमारे को गाइड करने के लिए अलाउ करोगे उतना ही हम आपको हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ब्लॉक करोगे कि क्यों करना है रिपोर्ट, डेली नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप ही खुद ब्लॉक करेंगे तो हम चाह कर के भी आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, ना ही आपका हेल्प कर पाएंगे। तो सीक हेल्प, हमारे को इंटरवीन करने दो। यहाँ पर ये नहीं सोचो कि हमारे को कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि यू नीड गाइडेंस। आप अपने पेरेंट्स से भी गाइडेंस आपको चाहिए, टीचर से भी चाहिए। बहुत बार बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो हमारे को क्यों बोल रहे हैं कि बार बार करके पढ़ो। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो वो हमें भी दिखेगा। इवन इफ़ हम तुम्हारे साथ 24/7 नहीं हैं, वो हमें भी दिखेगा एंड वो पेरेंट्स को भी दिख जाएगा। उनको कोई शौक नहीं है कि आपको एकदम मेंटल प्रेशर में डाल दे। दे हैव, मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास भी एक्सपीरियंस है। वो एकदम ही ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। तो आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट ना हो कि पेरेंट क्यों हमारे को बार बार करके बोल रहे हैं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, है ना। अगर आप पढ़ रहे हो वो पेरेंट को दिखेगा और वो आपको उस तरीके से नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ मैं भी बोलूँगी कि बच्चों को भी थोड़ा सा समझना रहता है। एट टाइम्स बच्चे थोड़ा सा भी पेरेंट बोलते हैं एंड आप बर्स्ट कर जाते हो कि आप क्यों मुझे बोल रहे हो। तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए
एक ये छोटा सा पॉइंट है। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन ड्रीम। तुम्हारा ड्रीम जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि 99.9% लोग ना छोटा सपना देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं है मेहनत करने के लिए। 0.1% लोग होंगे जो अपने ड्रीम के लिए खुद को चेंज करेंगे, और जब आप खुद को चेंज करेंगे उससे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं होता है ना। व्हेन यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, जब आप एम्स जाने लायक बन जाते हैं तब आप एम्स पहुंच जाते हैं। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि कुछ बच्चों को देख करके लगता है, आप लोग भी बोलते होंगे कि इसको तो देख करके ही लगता है कि ये एम्स में जाएगा, है ना। तो वो वाइब आपके थ्रू आना चाहिए। वो वाइब आपसे तब आएगा जब आपका पर्सनालिटी चेंज होगा। तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए। रिज़ल्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट है। हर दिन को आप परफेक्ट बनाओ। नीट वाला दिन अपने आप परफेक्टली जाएगा, है ना। और मैं क्लास में हमेशा नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल देती हूँ। जैवलिन थ्रो का आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। वो जैवलिन थ्रो जो है उनका 30 सेकेंड का रहा होगा जिस दिन वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि वो 30 सेकेंड को परफेक्ट बनाने के लिए कितना मेहनत करा होगा हर दिन। एवरी सिंगल डे उन्होंने कितने आवर्स लगाए होंगे। सेम आपके साथ है। आपको अपना लाइफ का उस 3 घंटे को परफेक्ट बनाने के लिए हर दिन आपको बहुत मेहनत करना है, तब जा कर के वो दिन आपका परफेक्ट बनेगा। मिराक्युलस रिजल्ट लगता है, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिरेकल ऑल ऑफ अ सडन वो फिर से मिरेकल नहीं हुआ है, वो डिज़र्विंग रहता है। अपने आप रिजल्ट मार्क्स मिलना ही मिलना है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मैम, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को थोड़ा सा इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप इन्हें मेमेंटो प्रेजेंट करेंगे प्लीज़। वेल डन कृष्णा, वेल डन वैशाली, एंड फाइनली फॉर जयना। वेल डन जय। जय और कृष्णा से मैं इसके पहले भी मिली हूँ इनके घर में जाके। जैसे इनके मार्क्स आए थे, सर से हमने फ़ोन नंबर लेके आपके घर गए थे। आपके पेरेंट्स भी बहुत ओवरवेलमिंग है। इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब एकदम दिल से, ऐसे लग रहा था पापा को ज़्यादा बता रहे बच्चे से। इतना मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया है। जय और कृष्णा ने भी बहुत अच्छा बताया, और ये बार बार अपने ग्रुप का भी बता रहे थे। अभी जो ये बच्चे बता रहे हैं, तो ये जो मैम जो बता रहे थे, हम लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वक्त यही सब किया, लेकिन हम जब अपने बच्चों को बताते हैं तो वो उनके लिए बोरिंग हो जाता है। लेकिन वही जब उनके एज के बच्चे बताते हैं, आज के जनरेशन के, तो वो उसे फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी छोटी बेटी है जो सर के यहाँ भी जाती है, तो आज वो किसी कारणवश आ नहीं पाई तो मुझे बोल के आई, मम्मी एक एक चीज़ लिख के लाना, एक एक पॉइंट लिख के लाना, जबकि ये 3rd टाइम हो रहा है। इसके पापा भी अलग से लिख के गए हैं, उसने भी क्लास में लिखा होगा। तो ये जो जहाँ से ये चीज़ मिल रही ना, इधर पेरेंट्स को, बच्चों को ये ले लेना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, इनकी आज के इसमें इतनी मेहनत की है, मतलब इन लोगों को सलाम, बहुत अच्छा। और आप लोग ऐसे ही फ्यूचर में बहुत अच्छा करो। और ये 2 जो टीचर्स हैं इनके मेंटोर, इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं डॉक्टर गौरव जी को एक बार और आमंत्रित करना चाहता हूँ, इस वजह से क्योंकि जब शुरुआत में गौरव जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने, जैसे सबसे पहले जब इन्होंने अदर टीचर्स से मुलाकात हुई तो बड़े एक्सपीरियंस नज़र आ रहे थे। हम लोग दिखने में थोड़े यंग थे, सर को थोड़ा भरोसा करने में 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगा था। तो आज फाइनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल हमारे साथ प्रयास के साथ 1 साल का सफ़र कैसा लगा सर आपको? मैं अभी यही कह रहा था अपनी वाइफ से कि मैं एक चीज़ भूल गया जो मैम ने करी। मैं जितनी तारीफ़ करूं, देखिए इसलिए नहीं कि बच्चों ने अच्छा किया है, बच्चों ने सभी ने अच्छा किया है, लेकिन मैंने इतना डेडिकेशन, इतना पर्सनल एफर्ट किसी टीचर का नहीं देखा जो आप दोनों ने किया है। दे वेंट फॉर अदर ट्यूशंस ऑल्सो, दे वर ऑल्सो वेरी गुड टीचर्स, बट I can say without hesitation and without an ounce of reservation, they were the best teachers that my children could have had. Absolute best, you know.
emotionally invested, you know, in every way they were so invested in the children. इतना ज़्यादा उनका involvement था बच्चों के साथ कि it was it was unprecedented. I never expected anything like that. It was amazing. तो अगर आप सोच रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें 1% भी मेरा कोई selfish motive नहीं है. These are the best teachers for physics that you can find, and not only physics. मुझे वरी था लास्ट में मेरे बच्चों का बायोलॉजी का कोई टीचर नहीं था, तो they were lagging. And Ankita ma'am was instrumental in charting out their course of biology. जबकि उनका कोई ये वो नहीं था, मतलब it was not a part of her curriculum, but still she went out of her way and she gave them tests every day, and they used to sit there and discuss and talk and ask her about their problems any time of the day. Amazing teachers, amazing. मैम से हमेशा मेरा इंटरेक्शन रहा है कि हमारी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई है मैम, लेकिन हाँ एवरी डे वी यूज़ टू इंटरेक्ट. मैम इन दोनों बच्चों को ड्रॉप करते हुए जाती थी अपने कार में, और मैं इधर से आ रहा होता था 2 मिनट लेट हमेशा. मैम हमेशा मेरे को वेव ज़रूर करती थी. आइए. Good evening, everyone. I didn't have much to say. It's just that the children, they had the best teachers. That's all I can say, and very supportive, very what do I say? Emotionally and encouraging. Yes, very encouraging. They never felt like they're lost or they didn't know anything. They always came back feeling good. They've learned something. They can make it, they can do it. That's the kind of attitude that they invested in the children. The children were like confident. So that confidence also they gave to the children. That's what I can say. Thank you so much. हमें बहुत बुरा तो लग रहा है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों जो हैं, जिनको हम लोग हर दिन देखते थे, तो उनको क्लास में हम हर दिन नहीं देखा करेंगे. हाँ, थोड़ा सा तो इमोशनल हमारे को भी बुरा लगता है, लेकिन वही है, जैसा कि सक्सेस मिलने पे खुशी होती है, तो उस वजह से ठीक है, चलेगा. लेकिन हाँ, वील मिस यू डेफिनेटली, है ना. हर दिन मैं 9 बजे आता था सुबह, तुम लोग भी मेरे से बोलते थे. मैं जानबूझ करके दूसरे वाले कमरे का सर चाबी अपने पास रखता था और खोलता नहीं था. मैं चाहता था एक बार मेरे पास आए और पूछें कि सर दूसरे रूम तो खोलना है. तो ये इंटरेक्शन हमारा एवरीडे होता था. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस दैट, है ना. आते रहना हमेशा, ठीक है. अब रही बात, थोड़ा सा इंटरेक्शन और कर लेते हैं, वरना ये मौका इन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इन लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा डॉक्टर साहब, है ना. तो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं. जैसे एक प्रश्न तो आपके दिमाग में आता होगा मैम कि क्या थोड़ी बहुत छुट्टियाँ चलती हैं, मतलब कि क्या एक बार हम लोग सिंगापुर का ट्रिप अगर प्लान कर लें तो चलेगा, 1 हफ्ते का लॉस जो है वो कवर अप तो हो ही जाएगा. तो इसके ऊपर आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? देखिए, सी इफ़ यू सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस दैट एक साल आप कोशिश करें वेडिंग फंक्शन ना अटेंड करें, किसी घर ना जाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आज आई थिंक 14th डे नीट को हुए मैं 13 डेज रोज़ बाहर ही गया हूँ सिर्फ. आई हैव बीन आउट मोस्ट पार्ट ऑफ द डे. माई पेरेंट्स आर विटनेसेस टू दैट फैक्ट. एक बार आपका ये हो जाए, उसका कि जो 3 months आपके रहते हैं आफ्टर योर रिजल्ट, आफ्टर अ गुड परफॉर्मेंस एंड बिफोर योर कॉलेज एडमिशन, ये आपका सबसे इंजॉयबल, सबसे फ्री टाइम एंड द टाइम दैट यू कैन टेक मोस्ट लिबर्टीज़ विद बोथ योर पेरेंट्स. एंड इससे बेटर टाइम जो है वो आपको फिर कॉलेज में ही दिखेगा. बट जो स्टूडेंट लाइफ का, जो आपके पास ना कॉलेज का बोझ है ना ही कंपटीशन का जो प्रेशर है, दैट डजंट रिटर्न. सो इसके लिए for this level of freedom you can say, and for this level of enjoyment, वो 1 वर्ष आप छोटी छोटी जो हैं खुशियाँ थोड़ी सी त्यागी, ताकि in the end, because this is a tag that you will carry all your life, and once you are from a reputed institute, there will be no gathering in the world where you will feel a little underconfident or perhaps a little incompetent. तो वो अर्न करने के लिए जो है आप ये 1 वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा you go to that extent, because if you sweat in peace you won't bleed in war. आप इस समय, आसानी के समय में जितनी मेहनत करेंगे, because in the end to be successful
life will demand that amount of hard work from you in one way or the other. And believe me, as you keep aging, the amount of hard work multiplies exponentially. जितनी जल्दी आप वो मेहनत कर लें, जितनी जल्दी आप लाइफ को मेहनत का सिला दे दें, द बेटर फॉर यू एंड इट विल बी मोर रिवॉर्डिंग एज सून एज यू डू इट. तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. ये एक वैशाली भी कुछ बोलना चाहेंगे. मैं एक स्पेशल थैंक्स अंकिता मैम को ज़रूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने इमोशनली, मेंटली हर तरीके से हमें हैंडल किया है. अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ उनका सब्जेक्ट फिज़िक्स है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर चीज़ में हेल्प की है, जबकि वो उनका कंसर्न नहीं है. लेकिन वो जानती है कि अगर बच्चा कर सकता है, वो अगर हमारा एग्ज़ाम 5 मई को था ना, तो वो 3 मई तक हमारे साथ थी. 4 मई को उनका रात को कॉल आया, 5 मई को सुबह उनका कॉल आया. मतलब हम भूल जाते हैं एक बारी को कि लाइक मैम को हमने बताया नहीं है, लेकिन मैम का डेली कॉल आया है कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैम ने सब कुछ, मतलब इमोशनली मैं बोल रही हूँ, आप पूरी तरीके से अपने आप को सौंप सकते हो बिना किसी डर के. मतलब अमेजिंग, नो जजमेंट, कोई डाउट ही नहीं है. शी इज़ अमेजिंग. थैंक यू. So, as you said, between categorizing quantitative, then weekly, and then monthly. So, how important is written revision? I mean, are you doing it in a written form every time, or what is like the overall thing all the time? ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर जाता है. फिज़िक्स में जब मैं इन लोगों को रिवीजन के लिए बोलती थी, तो फिज़िक्स यू कैन नॉट रीड. जब मैं तुम्हारे को रिवीजन के लिए बोल रही हूँ, मेरे को ध्यान है कि तुम ही लोगों ने बताया था, वैशाली जो है, जैसे कि जय ने बताया, शी यूज़ टू वर्क इन द इवनिंग, राइट. तो वो उसके पास जो भी रफ पेपर्स रहते थे ना, उस पर भी वो लिख लिख करके करती थी उस चीज़ को. सो फिज़िक्स में आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना कि पूरा सजा सजा करके लिख रहे व्हेन यू आर रिवाइजिंग, बट देन आपके पास क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट डाउन द सोल्यूशन कि हाँ आपसे बन रहा है या नहीं. सो रिटन वर्क तो होना ही है. बायोलॉजी में जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि रीड करने से भी चलता है, बट फिज़िक्स में आप अगर रीड कर रहे हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि फिज़िक्स में आपका प्रैक्टिस डिमांड करता है. एंड केमिस्ट्री में भी आई एम श्योर कि रीड करते थे कि राइट. एंड बायो मोर रीडिंग लेस राइटिंग. उसके लिए मैं पॉइंट बोल सकती हूँ. ओके, फिज़िक्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करना है. जैसे कि जो फ्लैग्स हैं या फिर जो भी आपके एक हम लोगों ने एडिशनल गोल्डन बुक बनवाया था इन बच्चों से, जिनमें आपका क्या था, पूरे 2 साल का जो इनका मटेरियल हम लोगों ने दिया था, उसमें से अराउंड 110 क्वेश्चंस थे. तो अगेन उसको भी क्या करना है आपको, लिख करके. एंड जब आप लिख रहे बिना देखे, ये भी नहीं कि आप देख देख करके लिख रहे, उससे भी आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है. मैं इन लोगों को हमेशा ये कहती थी कि अगर मुझे लेटर से कि जय के घर जाना है, तो ये मुझे लेकर के जाएगा, मुझे लगेगा रास्ता ये तो सीधा सीधा है. लेकिन जिस दिन मैं अकेले जाऊंगी इसके घर, तब मुझे पता चलेगा कि कहाँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. जो रास्ता मुझे इतना आसान लगा था, वहाँ पर अब मुझे समझ में आता है कि वो इतना आसान है नहीं. तो उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, आई विल कॉल अप जय कि मैं यहाँ फंस रही हूँ, बताओ मुझे कहाँ पर मुड़ना है. ये बता देगा, गाइड करेगा. नेक्स्ट डे जब मैं अकेले फिर से उस रास्ते पर जाऊँगी, हो सकता है अब इसको 4 बार, पहली बार अगर कॉल करा था, अब मैं 1 बार कॉल करूँगी, 3rd टाइम मुझे याद हो जाएगा. यही सेम प्रोसेस आपका पढ़ाई के लिए होना है. आपने एक क्वेश्चन करा, जब क्लास में हमारे सामने कर रहे हो आपको इजी लगेगा. घर जा कर के अकेले जब उस क्वेश्चन को हैंडल करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो. या तो नोट्स देखो, नोट्स देख करके भी नहीं समझ में आता तो यू हैव टू कॉल, मतलब कि हमारे को कॉन्टैक्ट करना है. यू हैव टू कॉल अस कि मैम यहाँ पर नहीं समझ में आया, सर यहाँ पर नहीं समझ में आया. अगेन तुम्हारे को भिड़ना है. फिर से जब तुम भिड़ोगे, तब हो सकता है एक जगह डाउट आए, फिर से जब तुम करोगे, अब वो स्मूथ हो जाएगा. वो लिख लिख करके बिना देखे, ये भी नहीं कि आप देख देख करके लिख रहे हैं. फिजिक्स में तो बिना देखे आपको लिख करके प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक आप इंडिपेंडेंटली उस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. बाकी केमिस्ट्री और बायो के लिए ये बच्चे ज़्यादा अच्छे से बताएंगे. बायो के लिए मुझे एक पॉइंट बोलना था. एक्चुअली हमारे ग्रुप में एक और अच्छी बात क्या थी, हम बायो के जितनी भी चीज़ें थी वो बोल बोल के एक दूसरे से क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो ऐसे करके हम लोग को याद होती थी चीज़ें. कोई भी मिस्टेक मेरी हुई है, जैसे आई यूज्ड टू रीड आउट माय मिस्टेक नोटबुक एंड आस्क क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ देम
कि अच्छा इसका आंसर बताओ क्या है. सम ऑफ द मिस्टेक्स वुड बी कॉमन ऑल्सो. सो जो न्यू मिस्टेक्स होती थी देन दैट पोर्शन यूज टू गेट रिवाइज. सो ऐसे करके यू नो बिकॉज बायो में इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स. मतलब टाइम का भी क्रंच होता है एंड कुछ चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही है. दोज थिंग्स यू कैन राइट एंड प्रैक्टिस. अदरवाइज बायो में तो ओरली यू हैव टू बेसिकली रिवाइज इट. हाँ, NCERT यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट. बहुत क्लीशे लगेगा बोलने में कि हाँ यू नो NCERT पूरी रट जानी चाहिए, बट येस यू नीड टू लिटरली लाइक मग अप द NCERT. ऑब्वियसली देयर आर पोर्शंस जो आपको समझने हैं, बट मोर और लेस यू हैव टू लर्न इट. आप लास्ट में ऐसा होता था कि जय वॉज वेरी क्यूरियस एंड यू नो अच्छा इसका क्या मतलब है. यू नो वैशाली से बहुत पूछता था कि ओ ऐसे ऐसे. तो वैशाली वॉज लाइक देखो 2 हफ्ते बचे हैं, अब रट लो. अब यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन इस चीज़ में. तो देर आर थिंग्स विच यू जस्ट हैव टू मग अप. सम थिंग्स आर देयर जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझने हैं, बट बायो में इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक कि आप हर चीज़ लिख पाए. आप बोल के यू नो फ्रेंड्स के साथ या अकेले भी आप बोल के उसको याद कर सकते हैं. केमिस्ट्री के लिए आप बोलना चाहोगे? जय. इस कॉन्सेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट पे ना मुझे कृष्णा का याद आ रहा है. उसने मुझे बताया था कि जब ये लोग बायो पढ़ रहे थे शायद से कुछ डिस्कस कर रहे थे एंड बिकॉज देयर पेरेंट आर डॉक्टर्स, तो उनकी मम्मा ने शायद से कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था. तो इसने मम्मा को बोल दिया मम्मा आउट ऑफ NCERT, हमें नहीं जानना है अभी. सो ये इन लोगों का NCERT के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि आउट ऑफ NCERT अगर इनको एक्स्ट्रा कुछ भी बोला भी जा रहा है तो नो, ओनली NCERT. ये चीज़ था इनका. एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन. तो जो लास्ट क्वेश्चन मैं जय से रेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं ना, जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें आते हैं बहुत छोटे छोटे सवाल और उसमें 4 ऑप्शंस होते ही है. लेकिन HC वर्मा जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो अक्सर नीट की तैयारी करने वालों के दिमाग में आता है कि जब हमें तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो दिमाग में आता है. तो फिर भी जय तुमने हमारी बात क्यों मानी, इनसे शेयर कर लो प्लीज. मैम ने फोर्स भी किया था, वो बात अलग है. बट देखिए इस क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट्स आंसर करना चाहूँगा. एक, क्योंकि नीट में ऑप्शंस आते हैं, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर. आपको ऑप्शंस कैसे अपने एडवांटेज में यूज़ करना है वो आना चाहिए. एलिमिनेशन जो है वो एक आर्ट है और वो आपको तभी आएगी जब आप सवाल को इस तरह से समझेंगे कि देखिए एक चीज़ होती है डायमेंशनल एनालिसिस फिज़िक्स में, ये बहुत काम आती है. मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, ये जब आप सवाल करेंगे यू विल अंडरस्टैंड मोर. स्पेशली इन बायो इट इज़, क्योंकि क्या होता था कि 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट. उसमें जो जादू एलिमिनेशन कर सकता है, इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑल दी ऑप्शंस एंड यू कैन एलिमिनेट 4 ऑप्शंस आउट, आपका आंसर सामने होता है. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात जो सर ने बोली सब्जेक्टिव सवाल की, व्हेन ही सेज सब्जेक्टिव इट डजंट मीन कि उसमें कोई डेरिवेशन पूछी हुई है या कोई थ्योरी पूछी हुई है. दे आर क्वेश्चंस इन मल्टीपल पार्ट्स. उसमें क्या होता है, एक सवाल के 5 या 6 पार्ट होते हैं. सो दैट क्वेश्चन एक्सटेंड्स ओवर अ फ्यू पेजेस. लेकिन उस हर एक पार्ट में से आप समझिए इफ़ दैट पार्ट इज़ लॉन्ग, उससे 3 तरह के सवाल कम से कम आ सकते हैं नीट में. नाउ द बेस्ट वे इज़ कि वो उससे क्या होता है, वो सवाल जिस परव्यू के अंदर आता है वो पूरा कवर हो जाता है इस सेंस में कि वो 6 सब पार्ट्स में कम से कम आपके 100 टाइप के सवाल निपट जाते हैं. सो गोल्डन नोटबुक वाज दिस ओनली. इट वाज एन एग्रीगेट ऑफ सवाल क्वेश्चंस दैट आर सॉर्ट ऑफ लेंदी बट they are helpful in the way that they're a concise compendium to sort of revise everything and all the concepts that are a little tricky, a little different, or perhaps multiple approaches to the same kind of question. और देखिए कई लोग कहते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, इस चैप्टर का सिर्फ फॉर्मूला आता है. हल्का से भी सवाल अगर बहुत, देखिए नीट में मोर देन 2 स्टेप 3 स्टेप क्वेश्चंस नहीं आते, बट आप डेरिवेशन जब तक नहीं जानेंगे आप नहीं बता सकते कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है. एक तो मैंने उनको डेरिवेशन, आप फॉर्मूला उसको एक लॉजिकल बैकिंग मिल जाती है जिससे फॉर्मूला याद भी रह जाता है. दूसरा, हल्का से भी सवाल डिफरेंट होता है. कोई अगर फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन पूछ लिया आपने, तो इफ़ यू नो हाउ इट वाज डिराइव्ड
देन देयर इज़ नो वे कि वो सवाल जो है वो अनसॉल्व रह जाए। इसलिए डेरिवेशन सब्जेक्टिव का वो सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं वही बोलूँगा कि आप अगर अपने आप को उस एक्सटेंट तक ले जाएंगे तो नीट आपके लिए जो है एक केक वॉक हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सर, आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बोला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल इनपुट्स इन लोगों को दिए हैं एंड ऑल्सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ बातें ज़रूर मिली होंगी। एंड थैंक यू अगेन फॉर ट्रस्टिंग अस एंड आई होप कि वी वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू सो मच।